अध्याय 391 एक अचूक योजना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं इतनी दूर से तुम्हें एक ऐसी खबर देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है? मेरा मतलब है, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि झोंक शियू कैसे गायब हो गया? लेन यू टोंग के शब्द मानो कहीं से बिजली की तरह कौंधे। शी म्यू का चेहरा तुरंत बदल गया और वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। लेन यू टोंग को केवल धुंधलापन ही दिखाई दिया। उसके बाद उसके कंधों को स्टील के चिमटे जैसे मजबूत हाथों ने जकड़ लिया। तो तुम्हें पता था कि लिटिल जियू को कौन ले गया? शी म्यू की आवाज खतरनाक रूप से आक्रामक थी। आओ आओ, छोड़ दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। लेन यू टोंग ने विरोध किया और उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। शी म्यू कुछ देर के लिए ठिठक गया, फिर उसने अपनी पकड़ छोड़ी। माफ करना, लड़की ने आंखें घुमाकर शी म्यू को घूरा, लेकिन उसके अंदर गहरे में दुख की एक झलक उभरी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। मिस लिंग, कृपया मुझे झोंक शियू का अपहरण करने वाले की पहचान बताइए। किसी भी जानकारी के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। शी म्यू ने आदरपूर्वक अपने हाथों को अपनी छाती पर रख लिया। ठीक है, तुमने उस समय मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। झोंक शियू के गायब होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो तुम्हारे जैसे ही महाद्वीप से आया था, लियू एन। शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं। यह सही है, मुझे ये जानकारी राइजिंग सन सिटी में डार्क मून कल्ट के हर अंदरूनी सूत्र से संपर्क करके और थोड़ी बहुत निजी जांच पड़ताल के बाद मिली है। मुझे इसकी सत्यता पर पूरा भरोसा है। दरअसल अपहरणकर्ता शायद लियू एन ही रहा होगा। लेन यू टोंग ने अपनी आवाज में पूरे विश्वास के साथ कहा। शी म्यू ने लड़की को घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। शी म्यू के अविश्वास भरे भाव देखकर लेन यू टोंग ने जल्दी से कहा, शी म्यू, अगर तुम झोंक कसियू को बचाना चाहते हो तो तुम्हें लियू एन से छुटकारा पाना होगा। तुम्हें पता है, हम लियू एन के बुरे कामों का पर्दाफाश करने के लिए एक साथ भी आ सकते हैं। आप दावा करते हैं कि झोंक शियू के अपहरण के पीछे लियू एन का हाथ था। क्या आपके पास कोई सबूत है? कुछ पल चुप रहने के बाद शी म्यू ने पूछा। मैंने अभी तक तो इसे सिर्फ अफवाह ही सुना है, लेकिन लियू एन एक चालाक नेवाला है। सबूत जुटाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। लेन यू टोंग ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मिस लिंग, आपको पता है कि जब तक आप कोई सबूत पेश नहीं करती, मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता, है ना? वरना आपकी बातें सिर्फ हवाई हैं। शी म्यू ने याद दिलाया। उसे यकीन था कि अपहरणकर्ता लियू एन बिल्कुल नहीं थी। हो सकता है उसे उस रहस्यमयी औरत का स्पष्ट रूप से दर्शन न हुआ हो, लेकिन वह जानता था कि वह शायद लियू एन की कोई मातहत नहीं थी, या इस दुनिया की कोई निवासी भी नहीं थी। तुम्हें झोंक शियू की परेशानी की जरा भी परवाह नहीं है ना? तुम तो काया हो, तुम उस लियू एन से डरी हुई हो, है ना? लेन यू टोंग ने शी म्यू को घूरते हुए रोते हुए कहा। शी म्यू ने कुछ देर सोचा और बोला, मिस लिंग, नाराजगी दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आप और मैं दोनों ईमानदार लोग हैं, तो फिर आप लियू एन को गिराने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं कि सिर्फ मेरी मदद पाने के लिए झूठे दावे कर रही हैं? क्या तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने झूठे दावे किए? लेन यू टोंग की आंखों में डर की एक झलक उभरी और वह हकलाने लगी। कृपया, मुझे पता है कि लिटिल जियू को कौन ले गया। मैं वहीं था, शी म्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़की के चेहरे पर पीलापन और घबराहट के भाव आते जाते रहे। ठीक है, मैं कबूल करती हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू एन का सामना करने वाला सिर्फ तुम ही हो, ठीक है? लेन यू टोंग का चेहरा हार से भर गया था। जब उसने शी म्यू की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं, मानो वह रोने ही वाली हो। शी म्यू की भौहें तन गईं। वह एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाला आदमी था, लेकिन उसे भी मानना पड़ा कि लेन यू टोंग इतनी दयनीय लग रही थी कि उसे थोड़ी सहानुभूति होने लगी थी। बदकिस्मती से ये बात ज्यादा देर तक नहीं चली। उसे जल्दी ही याद आ गया कि वह लड़की कितनी चालाक थी और उसकी सहानुभूति खत्म हो गई। उस उदास चेहरे को किसी और वक्त के लिए बचाकर रखो और सच सच बताओ, है ना? तुम लियू एन को क्यों नीचे गिराना चाहते हो? शी म्यू ने शांति से पूछा। लियू एन के मामले में वह हमेशा बहुत सावधान रहता था। लियू एन ने खुद को एक बेहद गणनाशील और जबरदस्त शक्तियों वाला व्यक्ति साबित कर दिया था। शी म्यू जानता था कि इस खतरनाक व्यक्ति से जुड़े किसी भी मामले में उलझना ठीक नहीं है। हालांकि पिछले 3 वर्षों से यूई द्वारा दी गई खबरों के कारण शी म्यू को लेन यू टोंग से लियू एन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रलोभन था, खासकर इसलिए क्योंकि उसे ये देखना था कि क्या लियू एन की हरकतें उसकी अपनी योजनाओं को बर्बाद कर सकती हैं। लेन यू टोंग ने शी म्यू की ओर चिढ़ भरी नजर से देखा, लेकिन उसकी आंसू भरी नजर तुरंत गायब हो गई। मुझे यकीन है कि आप हमारे पश्चिमी डार्क मून पंथ और लियू एन के पूर्वी डार्क मून पंथ के बीच हुए समझौते के बारे में जानते ही होंगे, है ना? इन 3 सालों में लियू एन ने इस पंथ को कई जीत दिलाई, जिससे किसी तरह मेरे पिता की दीवारें टूट गईं। दरअसल मेरे पिता भी उनकी प्रशंसा करने लगे थे। शी म्यू ने बिना ज्यादा ध्यान दिए उनकी बातें सुनी, नहीं कोई टिप्पणी की। इस बीच हो साय लेई किसी तरह खिड़की के पास अपनी सीट पर वापस आ गए और किसी ध्यानस्थ साधु की तरह नीचे देखने लगे। फिर 1 साल पहले लियू आन ने न जाने कहां से कोई संदिग्ध साधना सिद्धांत खोज निकाला और मेरे पिता उसके जाल में पूरी तरह फंस गए। उन्होंने उसका अभ्यास करने के लिए खुद को दुनिया से भी अलग कर लिया और पंथ के मामलों की कमान पूरी तरह से लियू आन को सौंप दी। ओह, लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है कि लियू आन ने मेरे और अपने बीच शादी का प्रस्ताव रखने की हिम्मत की, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पिता ने सचमुच इस विचार पर विचार किया। इस समय तक लेन यू टोंग का चेहरा लाल हो चुका था, मानो उसकी आंखों से आग उगलने वाली हो। जाहिर है मैंने मना कर दिया,
और फिर मैं भाग गई। लंबी कहानी संक्षेप में, आप एक भगोड़ा बन गए। शी म्यू ने चाय की चुस्की लेते हुए टिप्पणी की। हाँ, मैंने अपने पिता के लिए भी एक नोट छोड़ा है। उन्हें बताया है कि मैं उसी आदमी के साथ भाग गई हूँ जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। वैसे वो तुम ही हो। मुझे यकीन है कि पिताजी ने हमें ढूंढने के लिए अपने आदमी भेज दिए होंगे, लेन यूटोंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया। शी म्यू का चेहरा तुरंत झटका खा गया क्योंकि उनकी चाय का कुछ हिस्सा उनकी श्वास नली में चला गया, जिससे उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया। क्या तुमने सच में ऐसा किया? शी म्यू ने जैसे ही खुद को खांसने से रोका, गुस्से से भर गया। हाँ, मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इस खूबसूरत युवती को यहाँ लाना इतना आसान होगा तो तुम बहुत प्यारा सपना देख रही हो। मैं अपने पद का इतना गैर जिम्मेदाराना दुरुपयोग करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता, लेन यूटोंग ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। शी म्यू ने तुरंत राहत की सांस ली। वह डार्क मून कल्ट नामक इस विशाल संगठन द्वारा शिकार किए जाने के विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। लड़की अभी भी खिलखिलाकर हंस रही थी जब वह शी म्यू की प्रतिक्रिया देख रही थी। फिर भी उसके दोनों हाथ उसकी बगल में इतनी जोर से जकड़े हुए थे कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए थे। ठीक है, अब और मजाक नहीं, चलो लियू एन पर वापस आते हैं। लेन यूटोंग का चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। पिछली बार जब हम राइजिंग सन सिटी में साथ खाना खा रहे थे तो मैंने देखा कि एक ही महाद्वीप से होने के बावजूद तुम दोनों बिल्कुल दोस्त नहीं थे। असल में मेरी सहज बुद्धि कहती है कि लियू एन के साथ टक्कर लेने की क्षमता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति तुम ही हो, उसने शी म्यू पर नजरें गड़ाए हुए कहा। शी म्यू ने नीचे देखा और चुपचाप सोचने लगे। फिर उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, माफ कीजिए, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए कृपया किसी और को बुला लीजिए। लेन यूटोंग ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसके मना करने के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने दूर बैठी हो साई लेई को देखा और बोली, पता है, तुम्हारे इस खास नौकर का पता लगाने में थोड़ी मेहनत लगी थी। तुम दोनों ने राइजिंग सन सिटी में नीलामी के दौरान कमाल का खेल दिखाया था, है ना? दर्शकों में सबको इस तरह बेवकूफ बनाया था। सच तो ये है कि सच्चाई जानने के लिए काफी खोजबीन करनी पड़ी। उसकी बात सुनकर हो साई लेई का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। वहीं शी म्यू चुप रहा। तो मैं कुछ देर तक तुम्हारे नौकर का पीछा करती रही और उसे चुपके से देखती रही। बदकिस्मती से मैं इस पूरे समय तुम्हारे और उसके बीच के संपर्क पर नजर रख रही थी, और कुछ दिन पहले उसने जो सामान खरीदा था उसे देखते हुए मैंने अंदाजा लगाया कि ये सब भेष बदलने के लिए है, या यूं कहें कि किसी राक्षस जाति का भेष धारण करने के लिए। तो क्या मैं सही कह रही हूँ कि भाई शी म्यू जो भी ढूंढ रहे हैं उसके लिए तुम्हें उनमें से एक बनकर चुपके से अंदर आना होगा? लेन यूटोंग ने अपनी बात पूरी की। उसके होंठ एक आधी मुस्कान में मुड़े हुए थे और उसने अपनी नजरें फिर से शी म्यू पर घुमा लीं। शी म्यू की भौहें से उड़ गईं। बेशक उसने इस बारे में सोचा था। आखिरकार स्वर्ग आरोहण शिखर पर सीधे घुसना थोड़ा जोखिम भरा होगा, इसलिए भेष बदलकर घुसना ज्यादा सुरक्षित होगा। हालांकि वह पिछले कुछ दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लेन यूटोंग उसे इतनी आसानी से पहचान लेगा। ओह, उस दुश्मनी भरे चेहरे को किसी और वक्त के लिए बचाकर रखोगी, है ना? मैं शहर भर में घूम घूम कर सबको तुम्हारी योजना के बारे में बताने वाली नहीं हूँ। इसे बिगाड़ने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, उसने कहा। जारी रखें। तुम्हारे नौकर की भेष बदलने की तकनीक बहुत प्रभावशाली है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा रूप बदल सकता है। वह तुम्हारी गंध के बारे में कुछ नहीं कर सकता, जो कि दानव जाति के शक्तिशाली लोगों के लिए एक स्पष्ट संकेत होगा, लेन यूटोंग ने कहा। अब मुझे एक गुप्त तकनीक पता है जिससे तुम्हारी गंध उनके जैसी हो सकती है। सच में? ये सुनते ही शी म्यू की आंखों का सारा शक गायब हो गया। उसे अपनी गंध से जुड़ी उलझन का एहसास तो था, फिर भी वह कोई हल नहीं निकाल पाया था। यदि वह वास्तव में लेन यूटोंग द्वारा उल्लिखित प्रभाव को प्राप्त कर सकता है तो उसकी योजना अंततः पूरी तरह से अचूक होगी। ओह बिल्कुल, डार्क मून कल्ट के हम में से कुछ लोगों ने पहले भी इस गुप्त तकनीक से दानव जाति के इलाके में घुसपैठ की थी, और अंदाजा लगाए क्या हुआ? पृथ्वी श्रेणी के औसत दानवों को कुछ भी शक नहीं हुआ, उसने गर्व से जवाब दिया। ठीक है, अगर यह गुप्त तकनीक आपके दावे के अनुसार काम करती है तो शायद मैं अपना व्यवसाय निपटाने के बाद आपकी मदद करने पर विचार कर सकता हूँ। शी म्यू ने अपना सिर उठाया और जवाब दिया। तो फिर हमारा सौदा पक्का है। लेन यूटोंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। वे ज्यादा देर तक रेस्टोरेंट में नहीं रुके। शी म्यू उन दोनों को वहां ले आया जहां यूई ठहरी हुई थी। यूई ने उस जगह का नवीनीकरण किया था, अपने घर और आंगन का इतना विस्तार किया था कि उसके पास 3 या 4 और घरवालों के लिए पर्याप्त कमरे हो गए थे। चूंकि यूई और हो साई लेई एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए जब वे मिले तो उन्होंने थोड़ी बातचीत की। मिस लेंग, आप जैसी गोरी महिला के लिए ये जगह थोड़ी साधारण है। उम्मीद है कि आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, शी म्यू ने कहा। मैं बस रहने के लिए जगह मिलने से ही खुश हूँ, लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जाहिर तौर पर वह अपनी रहने की स्थिति से अप्रभावित थी। अब उस गुप्त तकनीक के बारे में क्या आप इस नीच को एक झलक दिखाने देंगे? जरूर, इसके लिए कुछ तैयारी की जरूरत होगी, उसने पूछा। लेन यूटोंग ने मुश्किल काम नहीं किया और तुरंत एक जेड टोकन निकाला और उसे दे दिया। उसने स्वीकार कर लिया, टोकन अपने माथे पर रखा और अपनी आत्मिक अनुभूति को उसमें फैला दिया।
पढ़ते हुए उसके भाव थोड़े बदल गए। 15 मिनट बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं। जेड टोकन में दर्ज तकनीक बड़ी अजीबोगरीब थी। एक खास तरीके से शरीर में एक खास तरह की राक्षसी गोली डाली जाती थी, जिससे इंसानी गंध राक्षसी गंध से ढक जाती थी। ये गुप्त तकनीक अपनी रचनात्मकता में उल्लेखनीय है, लेकिन क्या ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगी या कोई दुष्प्रभाव नहीं पैदा करेगी? शी म्यू ने कुछ सोचने के बाद पूछा। जब तक आप 1 वर्ष के भीतर राक्षसी गोली को हटा देते हैं, तब तक इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। आप इसकी चिंता न करें, उसने उत्तर दिया। शी म्यू ने धीरे से सिर हिलाया। ओह, और एक बात, दानव की गोली जितनी ताज़ा होगी, उसका असर उतना ही बेहतर होगा। बस इतना ही नहीं, आपको एक ऐसा दानव ढूंढना होगा जिसकी शक्ति का स्तर कमोबेश उस भेष के बराबर हो जिसे आप अपनाना चाहते हैं। दरअसल बेहतर यही होगा कि आप उसी दानव जाति के व्यक्ति की दानव गोली लें जिसकी पहचान आप अपनाने की योजना बना रहे थे, उसने आगे कहा। जरूर, कोई बात नहीं, शी म्यू ने जवाब दिया और उसकी आंखें कुछ देर के लिए ठंडी पड़ गईं। तुम कुछ दिन यहीं रुको, मैं जरूरी सामान इकट्ठा कर लूं। उसके बाद मुझे मंत्र पढ़ने में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। शी म्यू की निगाहों में ठंडी चमक देखकर लेंग यूटोंग थोड़ा डर गई, लेकिन उसने सकारात्मक जवाब दिया। शी म्यू और लेंग यूटोंग ने यूई के निवास स्थान से जाने से पहले थोड़ी देर और बातचीत की। अध्याय 392 राक्षस का रूप धारण करना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। निवास छोड़ने के आधे घंटे बाद शी म्यू ने खुद को उस आंगन के ठीक बाहर पाया जहां राक्षसों का ये विशेष गिरोह रहता था। शी तो, तुम यहाँ क्यों हो? कई को एक विशेष सांप दानव नर पर निगरानी रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन जैसे ही उसने शी म्यू को देखा, वह उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। शी म्यू ने कई से अपने हालिया घटनाक्रम को नहीं छिपाया और लेंग यूटोंग के बारे में सारी जानकारी बता दी। किसको पता था कि ऐसी कोई गुप्त तकनीक भी मौजूद है? अगर बात यहीं तक पहुंचती है तो मेरी सलाह है कि आप अभी वही करें जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, क्योंकि ये राक्षस स्वर्गारोहण शिखर पर लौटने की बात कर रहे थे और मैं नहीं बता सकता कि वे कब लौटने की योजना बना रहे हैं। क्या किंग कैंग आज ये जगह छोड़कर चला गया है? वह आज मिलेनियल गोल्ड स्टोर पर गया था, संभवतः कुछ आकर्षण वस्तुएं खरीदने के लिए, लेकिन उसे वह वस्तु नहीं मिली जो वह चाहता था, क्योंकि वह अपेक्षा से बहुत पहले ही लौट आया। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि कल क्या होता है। अगले दिन सुबह धूसर वस्त्र पहने एक नर राक्षस अपने निवास से निकलकर लालज्वाला नगर के व्यापारिक क्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसका नाम किंग कैंग था और वह पृथ्वी सर्प जनजाति का एक प्रारंभिक शियान तियान श्रेणी का नर राक्षस सर्प था। वह रेड फ्लेम सिटी में एक महत्वपूर्ण मिशन पर आया था, एक निश्चित अवधि के भीतर पर्याप्त संसाधन खरीदना और निर्धारित समय पर घर लौटना। हर गुजरते दिन के साथ समय सीमा नजदीक आती जा रही थी, लेकिन उसे मनचाहा ताबीज नहीं मिल पा रहा था। वह थोड़ा परेशान होने लगा था, माना कि रेड फ्लेम सिटी जैसे महानगर में भी मध्य श्रेणी से ऊपर के आकर्षण दुर्लभ थे। पूर्व में उन शहरों में उन्हें ढूंढना ज्यादा आसान होता जहां ज्यादा इंसान और बर्बर लोग रहते हों। किंग कैंग ने मन ही मन कोसा, इन इंसानों और बर्बर लोगों का उस पर कभी अच्छा असर नहीं पड़ा। उसने यह नौकरी सिर्फ इनाम के लिए ली थी, वरना वह उन जगहों पर कदम भी नहीं रखता जहाँ ये प्रजातियां रहती हैं। ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे। वह अपनी यात्रा जारी रखता रहा जब तक कि वह अंततः रेड फ्लेम सिटी की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर नहीं पहुंच गया। किंग कैंग का ध्यान एक बड़े बाजार की ओर गया। उसने स्थानीय लोगों से सुना था कि यहाँ पहले ताबीज बिकते थे, इसलिए वह उस ओर बढ़ गया। 15 मिनट बाद वह बाहर निकला। उसने जो स्लेटी लबादा पहना था, उसने उसकी निराशा भरी भद्दी भद्दी नजरों को छुपा रखा था। आखिरकार इस बाजार की उसकी यात्रा कोई फायदेमंद नहीं रही थी। उसने रेड फ्लेम सिटी का नक्शा निकाला और उसे कुछ देर तक देखा। उसे जल्दी से अपने पास रखकर वह एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। आधे दिन बाद किंग कैंग एक बार फिर निराश होकर एक मध्यम आकार की दुकान से बाहर निकला। वह पूरा दिन व्यस्त रहा और उसके पास समय का कोई हिसाब नहीं था। वह केवल कुछ निम्न श्रेणी के ताबीज ही खरीद पाया। फिर भी उसे अपने लोगों की तलाश वाले मध्यम श्रेणी के ताबीज का एक भी निशान नहीं मिला। यदि वह अपने मिशन में असफल हो गया तो किंग कैंग को पता था कि उसे उन आकर्षक पुरस्कारों को अलविदा कहना पड़ेगा। शी तो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें ये ताबीज इतने कम दाम में मिल रहे हैं। अचानक पास से एक आवाज गूंजी और किंग कैंग ने तुरंत उसे सुन लिया। चूंकि ये मंत्र पिछले कुछ दिनों से किंग कैंग के दिमाग में थे, इसलिए वह व्यक्ति इस शब्द के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गया था। मंत्र का उल्लेख सुनते ही वह तुरंत आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गया। उसका चेहरा चकरा गया। जहां वह था उससे कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर एक युवा वयस्क पुरुष गुजरा। हालांकि जिसे उसने बात करते सुना वह वास्तव में एक बहुरंगी तोता था जो उस आदमी के कंधे पर बैठा था। हा, बस किस्मत से मिल गया। उस बेचारे को स्पिरिट स्टोन्स की इतनी जरूरत थी कि उसके पास उन्हें सस्ते में बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब जब मेरे पास 20 से ज्यादा मध्यम श्रेणी के ताबीज हैं तो मैं लाखों ज्वालामुखियों में खूब मस्ती करूंगा, इंसान ने जवाब दिया। तोते ने सिर हिलाया। बातचीत करते हुए वे किंग कैंग से होते हुए विपरीत जंक्शन पर पहुंच गए। किंग कैंग का दिमाग तेजी से घूम गया। उसने इंसानों के प्रति अपनी जन्मजात नफरत को निगल लिया और उनकी ओर तेजी से बढ़ा। माफ कीजिए, 1 मिनट रुकिए। दोस्त जी साहब, वह युवा मानव रुका और मुड़ा। ये देखकर कि यह राक्षस जाति का एक पुरुष था, उसकी आंखें अचानक चिंता से भर गईं। अरे, चिंता की कोई बात नहीं है सर। मैंने अभी इस व्यक्ति के साथ आपकी आकर्षण के बारे में बातचीत सुनी और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। किंग कैंग के बदसूरत चेहरे पर धीरे धीरे एक अस्वाभाविक मुस्कान फैल गई।
सुना, तुम हमारी बातें छुपकर सुन रहे थे। इंसान का चेहरा उदास हो गया। मैं वहां से गुजरा और मेरे कानों ने तुम्हारी बातें सुन ली, समझे। इस नीच आदमी के कोई बुरे इरादे नहीं हैं, किंग कैंग ने जवाब दिया। दांत पीसते हुए उसने एक जल गुण मध्य श्रेणी का आत्मा रत्न निकाला और उसे उस इंसान के हाथ में थमा दिया। जैसे ही उसने आत्मा मणि को चुपचाप अपने पास रख लिया, उसके चेहरे की घबराहट गायब हो गई। अब वह किंग कैंग की ओर मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज में और भी दोस्ताना भाव था जब उसने कहा, हो, लगता है इसमें कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो तुम क्या जानना चाहते हो? इस नीच आदमी ने सुना है कि आपने, महोदय, अभी अभी कहीं से कुछ मध्यम दर्जे के ताबीज खरीदे हैं और मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वह कहाँ हैं। देखिए, इस नीच आदमी को कुछ ताबीजों की सख्त जरूरत है, लेकिन रेड फ्लेम सिटी में वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो मुझे चाहिए। किंग कैंग ने शी म्यू को घूरते हुए समझाया। ओह, मैंने इन्हें अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से खरीदा था। वह ताबीज बनाता है जिसमें मध्यम दर्जे के ताबीज भी शामिल हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उसके पास अब भी कुछ बचा है। उस युवा वयस्क ने सहजता से जवाब दिया। तो ये खास आकर्षण गुरु कहाँ रहता है? ये तुच्छ प्राणी, यदि आप, महोदय, उसे रास्ता दिखा सकें तो बहुत आभारी होगा, किंग कैंग ने कहा। फिर से दांत भींचते हुए उसने एक और मध्यम श्रेणी का आत्मा रत्न निकाला और उसे उस युवा मानव को सौंप दिया। मानव शुरू में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दूसरे स्पिरिट स्टोन ने उसके संदेह को दूर कर दिया। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ आइए, सर। एक जानकार हंसी के साथ वह इंसान मुड़ा और उसी दिशा में चल पड़ा जहां से वह आया था। किंग कैंग ने राहत की सांस ली। उसने उस इंसान की पीठ देखी और जल्दी से उसके पीछे जाने से पहले अपने होंठ चाटे। दोनों, एक आगे चल रहा था और दूसरा पीछे, एक गली से गुजरते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। रास्ते में दोनों ऐसे विषयों पर बेकार की बातें करते रहे जो याद रखने लायक नहीं थे। किंग कैंग ने मानव की पीठ पर अपनी नजर डालने से पहले आसपास के वातावरण को देखा। उसकी आंखें उसकी आशंकाओं को झुठला रही थीं। संप्रदाय के सदस्य से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके आकर्षण गुरु मित्र काफी शांत क्षेत्र में रहते हैं। किंग कैंग मानव के कदमों की आहट के साथ आगे बढ़े और उन्होंने पूछा। हाँ, वह एक बहुत ही सनकी आदमी है जो शायद थोड़ा एगोराफोबिक है। वह कहता है कि उसे अपने आकर्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शांत जगह चाहिए, इसीलिए उसने रहने के लिए इतनी एकांत जगह चुनी है। अरे, वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दूर एक धूसर घर की ओर इशारा किया। किंग कैंग ने सिर हिलाया और उसकी आंखों से संदेह की चमक गायब हो गई। वे दरवाजे के पास पहुंचे, जिसे मानव ने खटखटाने की भी जहमत नहीं उठाई थी, और उसे धक्का देकर खोल दिया और तुरंत उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। किंग कैंग की नजरें पड़ोस के कुछ अन्य समान घरों पर तेजी से घूमी, फिर उसके पीछे चली गईं। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। वह किसी के घर में नहीं था, बल्कि लाल रंग की रोशनियों का एक समुद्र उसे चारों ओर से घेरे हुए था और फिर चारों ओर से आती लपटों के एक समुद्र में बदल गया, जैसे ही आग उसकी ओर बढ़ रही थी। न, ये तो जादू है। तुम नीच इंसान, इसके लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। किंग कैंग के चेहरे पर तूफानी भाव आ गए और वह जोर से चीखा। उसके शरीर से काली रोशनी का एक प्रभामंडल फूट पड़ा और उसके वस्त्र को फाड़कर एक सुरक्षा कवच बन गया, जिसने उसे सिर से पैर तक ढक लिया। उसी समय उसकी त्वचा पर काले रंग के शल्कों की पंक्तियां उभर आईं। उसके तराजू अभी उभरे ही थे कि एक मुट्ठी, जिसमें लाल रंग का दस्ताना था, किंग कैंग के सुरक्षात्मक अवरोध की ओर मुड़ी। टकराना। हमले के विरुद्ध उनकी सुरक्षा दीवार कागज की तरह थी और तुरंत ही टूट गई। लाल रंग की मुट्ठी किंग कैंग की पीठ में घुस गई और उसकी छाती से बाहर आ गई। दानव सांप की शल्कों की सुरक्षात्मक क्षमता मानो अस्तित्वहीन हो गई। उस मुक्के से किंग कैंग का दिल चकनाचूर हो गया था। उसने मुंह से खून थूक दिया। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया और उसके शरीर से जीवन के संकेत तेजी से गायब हो गए। उसने बलपूर्वक अपना सिर घुमाया, ये देखने की कोशिश करते हुए कि हमलावर कौन था। यह वही युवा वयस्क व्यक्ति था जो उसके पीछे खड़ा था, भावशून्य। किंग कैंग ने शुद्ध द्वेष की दृष्टि दी, हालांकि उसकी आंखों की रोशनी ज्यादा देर तक नहीं रही और वे हमेशा के लिए अंधेरी हो गईं। शी म्यू ने अपना हाथ थोड़ा सा बाहर निकाला और उसके निशाने का शरीर जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। उसने हाथ हिलाया और किंग कैंग के हाथ से एक जर्जसी दिखने वाली स्टोरेज रिंग उड़कर शी म्यू के हाथ में आ गिरी। तभी शरीर से काली रोशनी की एक लकीर निकली और धीरे धीरे बढ़ती गई, जब तक कि उसने लगभग 2 या 3 गज लंबे बड़े काले अजगर का रूप धारण नहीं कर लिया। शी म्यू की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई जब उसने किंग कैंग की अंगूठी को अपने पास रखा। उसके हाथ से लपटें निकलकर खून साफ करने लगीं। उन्होंने हाथ हिलाया और आग की संरचना गायब हो गई तथा दृश्य वापस उसी प्रांगण में आ गया जहां से वे आए थे, हालांकि सबसे बाहरी लाल अवरोध बना रहा। यार्ड में लेंग यू टोंग, हो साई लेई और यू यी खड़े थे। ये वास्तव में यू यी का निवास स्थान था। बहुत बढ़िया, भाई शी। एक जियान तियान दानव सांप भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेंग यू टोंग ने फर्श पर पड़े शरीर को देखते हुए कहा। तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, चलो काम पर लग जाओ। शी म्यू ने एक सुनहरा खंजर निकाला और काले अजगर के शरीर में घोंप दिया और एक काली दानव गोली निकालकर लेंग यू टोंग को दे दी। उसने दानव की गोली ली और उसे अपनी आंखों के पास लाकर देखा, फिर अपने पीछे वाले कमरे की ओर मुड़ी। मेरे पीछे आओ, भाई शी। मैं वहां जादू करूंगी, तुम भी। ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मुझे अभी तुम्हारा भेष बदलकर उस राक्षस सांप जैसा दिखना है। शी म्यू ने हो साई लेई की ओर मुड़ते हुए कहा। हो साई लेई ने ठीक है कहा और पीछे चल दिया।
इस राक्षस सांप के शरीर ने अपना काम पूरा कर दिया है, इसे हटा दो और ध्यान रखना कि कोई निशान न बचे। शी म्यू ने यूई की ओर मुड़कर कुछ देर सोचने के बाद आदेश दिया। समझ गया। शी म्यू और बाकी लोग कमरे में दाखिल हुए। लगभग 1 घंटा बीत गया, शाम ढल गई और तभी दरवाजा एक बार फिर खुला। सबसे पहले एक काली आकृति बाहर निकली। उसका धड़ तो इंसान का था लेकिन सिर सांप का। उसकी बाहों पर काले शल्कों ने उसकी त्वचा के हर इंच को ढक रखा था और उससे एक घनी शैतानी गंध फैल रही थी जो मारे गए किंग कैंग से मिलती जुलती थी। बेशक यह कोई और नहीं बल्कि भेष बदलकर आया शी म्यू ही था। लेंग यू टोंग और हो साई लेई दोनों ही दरवाजे से बाहर निकल आए। खासकर लेंग यू टोंग थोड़ी थकी हुई लग रही थी, शायद उस गुप्त तकनीक का उस पर बुरा असर हुआ था। तो कैसा है? शी म्यू ने पास आते हुए यू यी से पूछा। उसकी आवाज भी किंग कैंग जैसी ही थी, बेदाग, कम से कम मेरे लिए तो। यू यी ने शी म्यू के नए रूप की जांच करने के बाद जवाब दिया। अच्छा। शी म्यू ने सिर हिलाया और एक ग्रे रंग का लबादा निकाला। यह वही था जो किंग कैंग ने पहले पहना था। मिस लेंग, आपकी मदद के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कृपया थोड़ी देर यहीं रुकिए, मेरे काम में कम से कम 7-8 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा। अगर यह बेचारा अपना काम पूरा कर लेगा तो आपके मामले में आपकी मदद करने के लिए वापस आना नहीं भूलेगा। शी म्यू ने कहा। कोई बात नहीं, इस छोटी बच्ची को आप पर पूरा भरोसा है भाई शी, लेंग यू टोंग ने जवाब दिया। हेवन एसेंशन पीक खतरों से भरी जगह है, इसलिए कृपया ज्यादा सावधान रहें। यू यी और हो साई लेई की ओर मुड़ने से पहले उसने सिर हिलाया। तुम दोनों भी पिछले कुछ दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हो, मेरी खबर का इंतजार करते हुए यहीं आराम करो। समझ गया, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। शी म्यू ने फिर से सिर हिलाया और दरवाजे की ओर मुड़ गया और दूर चला गया। लेंग यू टोंग स्तब्ध था, अपनी पीठ को देख रहा था क्योंकि उसका आकार धीरे धीरे रात के अंधेरे में विलीन हो रहा था। अध्याय 393। यह एक पास है। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। आधे घंटे के बाद शी म्यू राक्षस जाति के आंगन में पहुंचे। अंदर जाने से पहले वह दरवाजे के सामने रुका। किंग कैंग, आप सामान्य से थोड़ा देर से आए हैं। जैसे ही शी म्यू अंदर आया, उसका स्वागत एक लंबे सुअर राक्षस पुरुष ने किया। शी म्यू ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और बस उस आदमी के पास से दूसरी ओर चली गई। पिछले 1 महीने से वह कई की नज़र से राक्षस जाति में हो रही हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, इसलिए उसे आंगन में मौजूद सभी राक्षस पुरुषों के नाम पता थे। उसके सामने खड़ा सुअर लालज्वाला नगर में जाना पहचाना था। वह उन गिने चुने लोगों में से एक था जो कभी कभार किंग कैंग से बातचीत करते थे। सुअर दानव को अपनी उपेक्षा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि किंग कैंग अपने अजीबोगरीब असामाजिक व्यवहार के लिए जाना जाता था। वह अपने मालिक पर भी गुस्सा हो जाता था। उसने शी म्यू की पीठ की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली मानो उसे कुछ अजीब सा लग रहा हो, लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने तुरंत अपना सिर हिलाकर उसे नकार दिया। शी म्यू आंगन के कई गलियारों से गुजरते हुए आखिरकार किंग कैंग के कमरे में पहुंचा। अंदर जाते ही उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आसपास रहने वाले कई राक्षसों ने इस उपद्रव पर भौहें चढ़ाईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी सिकुड़ी हुई भौहें उनकी झुंझलाहट दर्शा रही थीं। शी म्यू ने अपने बिस्तर पर आराम किया और अपनी ताकत और ऊर्जा वापस पाने के लिए कुछ देर आराम किया। कई बाहर खड़ा होकर अपना दर्शन साझा कर रहा था तथा राक्षसों के बारे में तथा उनकी गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल किसी को भी उसकी असली पहचान का पता नहीं था। उसकी साधना के वर्तमान स्तर पर किसी को नहीं पता था कि अगर कभी 1-2 राक्षस उस पर हमला कर दें तो उनसे निपटना आसान होगा या नहीं। थोड़ी देर बाद शी म्यू ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी दृष्टि वापस पा ली। जैसे ही उसने किंग कैंग का कंगन अपने भंडार से निकाला, कंगन पर अपना खून गिराने के बाद वह ध्यान करने लगा। इसमें शी म्यू के भंडारण रिंग जितनी जगह नहीं थी, हालांकि उनका रिंग पहले से ही भरा हुआ था। जैसे ही शी म्यू ने हाथ हिलाया, हड्डियों से बनी एक जेड पर्ची उसके हाथ में आ गई। ये किंग कैंग द्वारा मंगवाई गई सामग्री की सूची थी। ब्रेसलेट में अधिकांश सामग्रियां सूचीबद्ध थीं, लेकिन अभी भी कुछ मध्य स्तर के प्रतीक थे। शी म्यू हंस पड़ा और यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि उसके लिए ये कितना महंगा होगा। उसने एक ताबीज निकाला और उसे कंगन में डाल दिया। फिर कुछ और विचार करने के बाद उसने कुछ और उच्च स्तरीय ताबीज निकाले और उन्हें कंगन में भर दिया। पृथ्वी सर्प जनजाति के पास ज्यादा स्पिरिट स्टोन नहीं थे, इसलिए सूचीबद्ध सामग्री खरीदना आसान नहीं था। हालांकि कंपनी इस काम को अच्छी तरह से करने की अपनी क्षमता के कारण इसे संभालने के लिए तैयार थी, इसलिए उनके पास फॉर्म स्विमिंग समारोह में भाग लेने के लिए चुने जाने की बेहतर संभावना थी। ये खबर कई और यू यी दोनों ने राक्षस जनजाति से दी थी। राक्षस पुरुषों ने इस तरह के मिशन और कार्य केवल इसी उद्देश्य से किए थे। शी म्यू ने चुपचाप अपने मन में गिनती की और एक बार फिर कंगन को खंगालना शुरू कर दिया। सूचीबद्ध सभी सामान खरीदे गए थे लेकिन उनकी गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं थी। संयोगवश शी म्यू के मन में इस बाधा को पार करने में मदद करने के लिए एक विचार आया। शी म्यू ने निर्णय लिया था कि वह किंग कैंग की पहचान लेगा और अपनी जरूरत की चीजें रेड फ्लेम सिटी की प्रमुख दुकानों में खोजेगा। आधे महीने बाद आखिरकार लौटने का समय आ ही गया। दानव पुरुषों का एक समूह आंगन में इकट्ठा हुआ, शहर के केंद्र काली ज्वाला पर्वत की चोटी के प्रसारण कक्ष की ओर प्रस्थान के लिए तैयार। विशाल स्थानांतरण कक्ष 40-50 फुट लंबा एक विशाल बरामदा था, जिसके बीचों बीच अनगिनत विचित्र रूनों से भरा हुआ था। ऊंचे मंच के चारों ओर एक पत्थर का स्तंभ था जिस पर एक सुनहरा रून अंकित था, जो जमीन पर लगे सरनी के रूनों से जुड़ा हुआ था।
जिससे एक भव्य संचरण सरणी बन रही थी। इस संरचना से एक चमकदार सुनहरी चमक निकल रही थी जिसे दूर से भी देखा और महसूस किया जा सकता था। शी म्यू पहली बार यहाँ आया था, लेकिन उसने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजरें बस जमीन पर थीं और कई उसके कंधे पर किसी आम तोते की तरह बैठी थी जिसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। दानव जनजाति के सदस्यों को कई की उपस्थिति असामान्य लगी, लेकिन शी म्यू ज्यादा नहीं बोला, इसलिए इस बारे में कुछ कहना ही नहीं था। आखिरकार कई दानव जनजातियां आत्मिक प्राणियों को पालती थीं और कुछ तो रेड फ्लेम सिटी की दुकानों पर भी बिकती थीं। यह उतना अजीब नहीं था जितना लग रहा था। मुख्य हॉल में कई पत्थर की मेजें रखी थीं और उनमें से एक के पीछे लाल वस्त्र पहने 5-6 बर्बर लोग बैठे थे। उनकी पोशाक देखकर लगता था कि वे शायद लालज्वाला नगर के शासक थे। एक राक्षस जनजाति से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति प्रकट हुआ और वह कोई और नहीं बल्कि जंगली सुअर जनजाति का एक व्यक्ति था। वह लाल वस्त्र पहने लोगों के पास गया और अपनी शर्तों पर बातचीत पूरी होने के बाद उन्हें आत्मा के पत्थरों से भरा एक थैला थमा दिया। शी म्यू रेड फ्लेम सिटी में लगभग 3 साल से रह रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। हालांकि वह पहले कभी यहाँ नहीं आया था, फिर भी यूई से मिली जानकारी की बदौलत उसे इसके बारे में जितना पता होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा पता चल गया। फायर प्रिशन सिटी जाने का यही एकमात्र रास्ता था। एक बार में कम से कम 50 लोग आते थे और उनसे अलग अलग पैसे लिए जाते थे। प्रति व्यक्ति लगभग 1000 स्पिरिट स्टोन का खर्च आता था, जो न तो बहुत महंगा था और न ही सस्ता। इस बार वहाँ सिर्फ 1 दर्जन लोग थे। पैसे चुकाने के बाद वे उठे और बाकियों के आने का इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद एक और राक्षसी कबीला और कई बर्बर लोग आ पहुंचे। जब सभी 50 लोग आ गए तो वे चले गए। सोने की चमक के साथ वे दूसरे हॉल में पहुंचे जो पिछले हॉल के समान ही आकार का था। ये सफर मुझे थका देता है, लेकिन आखिरकार हम वापस आ गए हैं। चलो चलें, बर्बर आदमी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा और हॉल से बाहर चला गया। अन्य राक्षसों के भाव भी नरम पड़ गए और एक एक करके वे बाहर निकल गए। शी म्यू अकेला था और भीड़ के पीछे चल रहा था। कुछ ही देर बाद वह भी हॉल से बाहर निकल गया। ट्रांसमिशन हॉल 100 फीट ऊंचे एक काले टॉवर के ऊपर बनाया गया था। यह विशाल टॉवर फायर प्रिशन सिटी का एक विशिष्ट प्रतीक था। ये रेड फ्लेम सिटी के ब्लैक फ्लेम माउंटेन जितना ही भव्य था। यहाँ से उन्हें फायर प्रिशन सिटी की हर चीज का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। रेड फ्लेम सिटी की तुलना में यहाँ की इमारतें ज्यादातर जंगली और खुरदरी थीं, जो राक्षस जनजातियों की एक स्पष्ट विशेषता थी। पहली नजर में ज्यादातर नागरिक अर्ध रूपांतरित दानव जाति के थे। सामान्य लोगों को पहचानना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शी म्यू और बाकी लोग टावर पर ज्यादा देर नहीं रुके। वे अपने अपने रास्ते चले गए। 3 महीने बाद पृथ्वी सर्प जनजाति के तंबू में कहीं भूरे रंग के वस्त्र पहने एक युवा सर्प दानव पुरुष को एक बुजुर्ग के सामने सम्मानपूर्वक झुकते और बैठते देखा गया। वह सांप दानव कोई और नहीं बल्कि छद्मवेश में शी म्यू था। मास्टर एन, आपने हमेशा कहा है कि हमें और हथियार और सामग्री खरीदनी चाहिए, लेकिन रेड फ्लेम सिटी में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। इतना पाने के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। मैंने बचे हुए स्पिरिट स्टोन्स से कुछ उच्च स्तरीय आकर्षण खरीदे हैं। एल्डर मास्टर एन, कृपया इनका इस्तेमाल करें, शी म्यू ने एक खुरदुरा स्टोरेज ब्रेसलेट देते हुए कहा। मास्टर आन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कंगन ले लिया। उसे ऊपर उठाया तो उसमें से तरह तरह की चीजें दिखाई दीं। उसने सभी जादुई औजारों पर तब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि उसे एक अजीब रंग का जादुई औजार नहीं दिखा। क्या ये गरजने वाला तूफान नहीं है और बर्फीले पानी का ब्लेड नहीं है? काफी देर बाद मास्टर आन ने संतुष्टि से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया और कहा, हे किंग कैंग, इस बार तो तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम मुझे हमेशा हैरान करते हो। केवल गुरु आन के आशीर्वाद से ही शिष्य किंग को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सका। मुझे उच्च स्तरीय आकर्षण प्राप्त करने के लिए बस कुछ आत्मिक पत्थरों की आवश्यकता थी। शी म्यू ने कहा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बाकी सामान पर रखना जरूरी है। इस बार तुमने हमारे लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन बचा लिए। यहाँ तक कि कबीले के सरदार ने भी तुम्हारी तारीफ की। हाँ, मैं उस समय तुम्हारे हुनर को कैसे नहीं पहचान पाया। मास्टर एन ने हंसते हुए 2 उच्च स्तरीय ताबीज लिए। मास्टर एन, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, शी म्यू ने प्रसन्न किंतु विनम्र भाव से कहा। जैसे ही शी म्यू तंबू से बाहर निकला, उसने जोर से आह भरी और जनजाति के किनारे की ओर उस छोटे तंबू की ओर चला गया जहां वह रहता था। जब से वह पृथ्वी सर्प जनजाति में शामिल हुआ था, तब से वह कई खरीदारी के लिए जिम्मेदार था। उसने न केवल उन्हें बिना किसी त्रुटि के जल्दी से पूरा किया, बल्कि कुछ उच्च स्तरीय आकर्षण भी साथ लाए। अपनी प्रकृति के कारण राक्षस जनजाति स्वाभाविक रूप से साधना के लिए अनुपयुक्त थी, इसलिए एक शक्तिशाली मंत्र उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। शी म्यू ने जो किया था वह इन युद्धग्रस्त राक्षस जनजातियों, विशेष रूप से पृथ्वी सर्प जनजाति के लिए बहुत महत्व रखता था। यद्यपि इस प्रक्रिया में शी म्यू ने अपने कुछ आत्मिक पत्थरों का उपयोग किया था, फिर भी यह सब सार्थक था। उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार पिछले कुछ महीनों में कबीले में उन्हें जो सम्मान मिला है उसके कारण उनका शीर्ष 3 में आना लगभग तय था। मौजूदा हालात को देखते हुए मध्यम और उच्च स्तर के नेताओं, जिनमें कुलपिता भी शामिल हैं, ने उनके कौशल पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब से 1 महीने बाद स्वर्ग आरोहण शिखर पर रूप धारण समारोह आयोजित किया जाएगा। पृथ्वी सर्प जनजाति मंत्रालय 10 प्रतिनिधि भेजेगा और निस्संदेह शी म्यू उनमें से एक होगा। अगले दिन शी म्यू को सुबह सुबह कुलपतियों से एक संदेश मिला। वह तुरंत जनजाति के केंद्र में स्थित सबसे बड़े तंबू की ओर चला गया। जैसे ही वह तंबू में दाखिल हुआ,
शी म्यू ने पाया कि तंबू के पास पहले से ही पृथ्वी सर्प जनजाति के कई सदस्य खड़े थे। शी म्यू को अंदर आते देख उनमें से कई लोगों ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि किंग कैंग का जनजाति में किसी के साथ भी अच्छा संबंध नहीं था, इसलिए अधिकांश लोग उसे देखते ही अपनी नजरें फेर लेते थे, जिससे पता चलता था कि वे नहीं जानते थे कि किंग कैंग कौन था। शुरुआत में तो इसका असर शी म्यू पर पड़ा, क्योंकि उसे दूसरों के व्यवहार की नकल करने की आदत नहीं थी। वह जल्दी ही अपने शांत स्वभाव में लौट आया और कोने में जगह मिलते ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद पृथ्वी सर्प जनजाति के मुखिया सहित 4 बुजुर्ग कक्ष में पहुंचे। कबीले का मुखिया एक दुबला पतला और कमजोर बूढ़ा आदमी था। उसका शरीर विकास के मध्य चरण में था, लेकिन उसके चेहरे और बाहों पर अभी भी कुछ शल्क थे। कुलपति सीधे तंबू के बीच में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बाकी 4 प्राचीन भी उनकी तरह अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब जब सब आ गए हैं तो मैं इसे आसान और जल्दी निपटाता हूँ। मैंने आप सबको एक जरूरी काम के लिए यहाँ बुलाया है, कुलपति ने घोषणा की। उसकी आवाज सुनते ही माहौल गंभीर हो गया। सबने मुखियाओं की तरफ देखा और बोलना बंद कर दिया। आप सभी जानते ही होंगे, 10वें वर्ष का रूप धारण समारोह अगले महीने स्वर्गारोहण शिखर पर आयोजित किया जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए पृथ्वी सर्प जनजाति के वरिष्ठों के रूप में हमने उम्मीदवारों के चयन पर प्रारंभिक निर्णय ले लिया है। कुलपति ने रुककर दाईं ओर इशारा किया। एक बुजुर्ग, जो देखने में सारस जितना लंबा था, पास आया और उसने एक स्क्रॉल पलटा। स्क्रॉल में कुल 10 लोगों के नाम थे और किंग कैंग 10वें स्थान पर था। सबने सूची देखी और बहस छिड़ गई। कुछ खुश थे, कुछ उदास। सबको पता था कि समारोह में शामिल होने के लिए चुने जाने का क्या मतलब होगा। अगर वे पास हो गए और परिवर्तन का गोला प्राप्त कर लिया तो वे आगे बढ़ पाएंगे। ये जनजाति के लिए बहुत मायने रखता था। ये तो बहुत करीब था। शी म्यू मन ही मन खुद पर हंसा कि उसने सोचा था कि वह तीसरे नंबर पर आएगा, लेकिन असल में वह बड़ी मुश्किल से सूची में जगह बना पाया। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले नंबर पर है या आखिरी। जब तक वह सूची में था उसकी योजना सफल थी। अचानक उसने देखा कि मास्टर आन उसकी ओर देख रहे हैं। शी म्यू ने जवाब में थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। शी म्यू भावुक हो गया। ऐसा लगता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ नहीं गई। उसे 10वां स्थान मास्टर अन की बदौलत मिला है। सूची में शामिल सभी लोग कृपया वापस जाएं और अपनी तैयारी करें। आप 3 दिनों में प्रस्थान करेंगे, पृथ्वी सर्प जनजाति के मुखिया ने कहा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। किंग कैंग कैसे योग्य नहीं हो सकता? मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। काले लबादे में एक आदमी चिल्लाया। अध्याय 394। मैं अस्वीकार करता हूँ। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। पृथ्वी सर्प जनजाति का मुखिया अभी वहां से जाने ही वाला था कि उसने उस आदमी को चिल्लाते हुए सुना और वहीं रुक गया तथा अपना सिर उस ओर घुमाया जहां से वह चिल्ला रहा था। वह एक आदिवासी था जिसने काली पोशाक पहनी हुई थी और उसकी आंखों की हरी पुतलियां चमक रही थीं। ये देखकर कि भीड़ उसकी ओर मुड़ी है, उसने अपनी छाती सीधी की और भीड़ से अलग खड़ा होकर ऊंची आवाज में घोषणा की, मेरे सरदार, यह नीच व्यक्ति कांगताई है। 3 साल पहले मैं मध्यम श्रेणी के दैत्य सेनापति का पद प्राप्त कर चुका था, जबकि यह किंग कैंग दैत्य सेनापति के पद के शुरुआती चरण तक ही पहुंचा था। अब मैं अपने पहले 9 भाइयों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन यह नीच व्यक्ति किंग कैंग की कथित वैधता को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। ये सुनकर मुखिया ने मास्टर एन को बगल में देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। स्वरूप ग्रहण समारोह में प्रवेश पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत सीमित है, इसलिए चुने गए प्रत्येक उम्मीदवार पर मुखिया और हम कुछ उच्च बुजुर्गों की सहमति आवश्यक है। किंग कैंग ने बाहर से संसाधन खरीदने का मिशन शुरू करने के बाद से ही हमारे कबीले के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हम सभी ने देखा है। उनके काम ने उन्हें हमारी सूची में शीर्ष 3 में जगह दिलाई। दूसरे शब्दों में, वह अपनी उम्मीदवारी के हकदार हैं और जनता निश्चित रूप से इससे सहमत है। मास्टर अन ने कांगताई की ओर देखते हुए समझाया। बड़े आन कुछ और जरूरी जानकारी भूल रहे हैं। जहां तक मुझे पता है, यहाँ कांगताई अक्सर अकेले ही बर्बर लोगों के इलाकों में घुसपैठ करता था ताकि 16 इंसानों और बर्बर लोगों को अपना गुलाम बना सके। उसके पकड़े गए लोगों में एक जियान तियान स्तर का बर्बर भी शामिल था। जवान चेहरे वाले सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अचानक कहा। उसकी योग्यताएं भले ही शीर्ष 3 के लिए पर्याप्त न हो, लेकिन अगर वह शीर्ष 5 में न हो तो यह असंभव होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ में तुरंत शोर मच गया। दोनों के बीच योग्यता का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी शक्ति का अंतर इतना ज्यादा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। योग्यता की दृष्टि से दोनों ही समान रूप से योग्य लग रहे थे। आखिरकार, जो जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसे परिवर्तन ओब मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, जो जनजाति में पृथ्वी श्रेणी के दानव को उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है, जिससे जनजाति की समग्र लड़ाकू शक्ति में वृद्धि होती है। तुम क्या चाहते हो, कांगताई? मुखिया ने अंततः पूछा। यह नीच व्यक्ति किंग कैंग को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देना चाहता है और मेरा एकमात्र अनुरोध प्रमुख की सहमति है, कांगताई ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी निगाहें शी म्यू पर तेजी से उत्तेजना से भर गईं। किंग कैंग, क्या आप कांगताई की चुनौती स्वीकार करते हैं? प्रमुख ने शी म्यू की ओर मुड़कर पूछा। उस वक्त सबकी नजरें शी म्यू पर टिकी थीं। कुछ लोग जो कट ऑफ में जगह नहीं बना पाए थे, वे भी खुशी में मुस्कुरा रहे थे। कांगताई पहले ही उच्च पद प्राप्त करने के करीब है। ओह, किंग कैंग को कड़ी पिटाई का सामना करना पड़ सकता है। ही, मैं शो देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अरे, क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या अब तक किसी को भी नहीं पता चला कि यह किंग कैंग कौन है?
मैंने गिराया। जब सभी लोग आपस में सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, तभी शी म्यू ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक झटके में भीड़ शांत हो गई। हर जोड़ी आंखें भ्रम और अविश्वास से भरी हुई शी म्यू पर टिकी थीं। चूंकि राक्षस जाति बलवानों का आदर करती थी, इसलिए एक योद्धा द्वारा दूसरे योद्धा को दी गई ऐसी कोई चुनौती नहीं थी जिसका अंत द्वंद्व युद्ध से न होता। उनका सम्मान दांव पर लगा होता था। प्रभु प्रमुख, चूंकि आपने और अन्य वरिष्ठों ने रूप ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए चुने गए उम्मीदवारों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है, मुझे विश्वास है कि मूल्यांकन बहुत कठोर होगा। जिसने इतने प्रतिष्ठित मूल्यांकन में सफलता प्राप्त की है, जिसने मेरी उम्मीदवारी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्राप्त की है, उसके लिए द्वंद्व युद्ध स्वीकार करने का क्या मतलब होगा? अगर मैं द्वंद्व युद्ध जीत भी जाता तो मुझे किस प्रकार का ठोस लाभ होता? जब तक कि निश्चित रूप से कांगताई द्वंद्व युद्ध हारने के बाद रूप ग्रहण समारोह में उम्मीदवारी जैसी मूल्यवान चीज प्रदान करने में सक्षम न हो जाए। ये भीड़ में बाकी सभी पर लागू होता है। अगर किसी को इस नीच व्यक्ति की उम्मीदवारी अवैध लगती है तो कृपया द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती जरूर दें, इस शर्त पर कि इस द्वंद्व युद्ध को जीतने का इनाम समान मूल्य का कुछ होगा। शी म्यू ने प्रमुख को प्रणाम करने के बाद अपनी बात जारी रखी। कांगताई उसे डांटना चाहते थे, लेकिन उसकी बात सुनकर वह आदमी स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उम्मीदवारी के बराबर मूल्य का कोई भी काम वह पेश नहीं कर सकता था। शियान तियान के कुछ और लड़ाके भी शी म्यू की बातों से उतने ही स्तब्ध थे। किसी राक्षस का द्वंद्व युद्ध से इनकार करना उनके इतिहास में अभूतपूर्व था, फिर भी उन्हें मानना पड़ा कि उसका स्पष्टीकरण तार्किक था। बेशक अब भी कई जनजातियां थीं जो किंग कैंग को एक नई अवमानना और तिरस्कार की दृष्टि से देख रही थीं। इस तरह सार्वजनिक रूप से चुनौती को अस्वीकार करना किसी अपमान से कम नहीं था। चूंकि किंग कैंग ने कांगताई की चुनौती को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए उम्मीदवारी में कोई बदलाव नहीं है। प्रमुख ने तंबू से बाहर निकलने से पहले घोषणा की। भीड़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुखिया को जाते देख चारों बुजुर्गों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण नजरों से देखा और खुद भी बाहर निकल गए। उनमें से एक, मास्टर अन, ने शी म्यू को एक लंबी विचारमग्न नजर से देखा और फिर मुड़कर तंबू से बाहर निकल गए। शी म्यू ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके। आदिवासियों की नजरों से बचकर वे बेफिक्री से तंबू छोड़कर अपने घर लौट गए। वह अच्छी तरह जानता था कि वह इस पल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता और अपने प्रतिद्वंदी के द्वंद्वयुद्ध को स्वीकार नहीं कर सकता। सबसे पहले शी म्यू उनमें से कभी नहीं था। किंग कैंग तो बस एक अस्थायी नकली पहचान थी जो उसने अपने निजी मकसद के लिए अपनाई थी। इसलिए जाहिर है कि शी म्यू को इस तरह के छोटे तुच्छ राक्षस कबीले में अपनी इज्जत और रुतबा बचाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं होगी। दूसरी बात, अगर उसने द्वंद्वयुद्ध स्वीकार कर लिया और गलती से अपनी असली पहचान उजागर कर दी तो उसकी योजना नाकाम हो जाएगी। यह इतना बड़ा नुकसान होगा कि उसे जोखिम में नहीं डाला जा सकता। अगले ही दिन किंग कैंग की कायरता की बात पूरे कबीले में फैल गई। द्वंद्वयुद्ध स्वीकार करने से इनकार करना कबीलों के बीच एक सनसनीखेज कहानी बन गई। जहां बहुसंख्यक लोग किंग कैंग का मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे, वहीं कुछ लोग जो पहले किंग कैंग को जानते थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वे उस काया से अपना नाता तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्टर आन, जो इस घटना से पहले किंग कैंग के घनिष्ठ मित्र थे, अब उनसे बात करने नहीं आए। शी म्यू को इन सब की जरा भी परवाह नहीं थी। वह पहले से ही एक ऐसे अलग थलग इंसान के रूप में जाना जाता था जो अपने लोगों से कम ही मिलता जुलता था। बाकी कबीले से बहिष्कृत और अलग थलग रहने से उसके लिए चीजें आसान हो गईं। कम से कम अब उसे लोगों से घुलने मिलने की जरूरत नहीं थी। 2 दिन बाद सुबह सुबह पृथ्वी सर्प जनजाति ने पृथ्वी श्रेणी के एक बुजुर्ग को एक दूत के नेता के रूप में भेजा, जिसमें शीमू सहित 1 दर्जन जियान तियान जनजाति के लोग शामिल थे। अपने साथ ढेर सारा दान लेकर दूत स्वर्ग आरोहण शिखर की ओर चल पड़ा। आधा महीना बीत गया। एक कठिन यात्रा के बाद शी म्यू और पृथ्वी सर्प जनजाति के दूत अंततः स्वर्ग आरोहण शिखर के पास इंडस्प्रिंग घाटी नामक स्थान पर पहुंचे। यह एक ताजी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी घाटी थी। शी म्यू ने अभी घाटी में कदम ही रखा था कि उसे अपने मन और शरीर में एक पूर्ण कायाकल्प का अनुभव हुआ। घाटी न केवल स्वर्गीय लोमड़ी जनजाति के सदस्यों से भरी हुई थी, बल्कि राक्षसों के अन्य समूहों से भी भरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक ने एक क्षेत्र को अपना डेरा स्थल बना रखा था। इससे पहले शी म्यू ने पृथ्वी सर्प जनजाति में शामिल होने के बाद से स्वर्गारोहण शिखर और रूपधारण समारोह के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली थी। उसके द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार इंडस्प्रिंग घाटी स्वर्गीय लोमड़ी जनजाति के शासन में है और पृथ्वी सर्प जनजाति द्वारा लाई गई श्रद्धांजलि वास्तव में स्वर्गीय लोमड़ी जनजाति के लिए थी, ताकि वे समारोह के लिए 10 सीटें प्राप्त कर सकें। 3 सबसे बड़ी राक्षस जातियों में से एक होने के नाते स्वर्गीय लोमड़ी जनजाति के पास पृथ्वी सर्प जनजाति जैसे छोटे समूह की अपेक्षा कहीं अधिक अधिकार और शक्ति थी। उनके प्रभाव की सीमा इस बात से स्पष्ट थी कि उन्होंने इंडस्प्रिंग घाटी जैसे विशाल क्षेत्र को सभी प्रकार के राक्षसों के लिए एक निवास स्थान के रूप में कैसे प्रबंधित किया। इस बार पृथ्वी सर्प जनजाति द्वारा भेजा गया पृथ्वी श्रेणी का बुजुर्ग किंग होंग नाम का एक व्यक्ति था। स्वर्गीय लोमड़ी जनजाति के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्हें उस क्षेत्र के एक कोने में भेज दिया गया जहाँ वे शिविर लगा सकते थे। शी म्यू के सार्वजनिक रूप से द्वंद्व युद्ध से इनकार करने के कारण कई राक्षस, जिनमें किंग होंग भी शामिल थे, उनके साथ जुड़ने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए उन्होंने शी म्यू के तंबू को इस तरह से व्यवस्थित किया कि वह मुख्य शिविर से सबसे दूर हो। बेशक ये शी म्यू के लक्ष्य के लिए सबसे अधिक फायदेमंद था। जैसे ही शाम ढली, शी म्यू ने चुपचाप रात के अंधेरे में इंडस्प्रिंग घाटी को छोड़ दिया और चुपचाप स्वर्ग असेंशन पीक की दिशा में आगे बढ़ गया, जो उसके स्थान से ज्यादा दूर नहीं था।
अपनी यात्रा के आधे रास्ते में एक सुंदर आकृति आकाश से उड़कर उसके कंधे पर आ गिरी। वह कई थी। तो क्या तुम्हें कोई जरूरी खबर मिली, जैसे कि किस पर हमला करना सबसे आसान होगा? शी म्यू ने धीरे से पूछा। प्लीज, मैं कौन हूँ? शी तो अगर मैं ही यह काम कर रहा हूँ तो यकीन मानिए ये बहुत खूबसूरती से होगा। और क्या हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि यह स्वर्गारोहण शिखर कितना ऊंचा है? सच में, मुझे पूरा यकीन है कि यह उन स्तंभों में से एक है जो आकाश को सहारा देते हैं। कई बड़बड़ाया। बकवास बंद करो, सीधे मुद्दे पर आओ। अरे शे, तो इतनी जल्दी क्या है? कई ने दुखी होकर बड़बड़ाया। कुछ दिन बाद सुबह बादलों और कोहरे ने हेवन एसेंशन पीक के चारों ओर घेरा बना लिया था तथा बादलों के बीच हरे हरे वन का वातावरण दिखाई और गायब हो रहा था। पहाड़ के पूर्वी किनारे पर हेवन एसेंशन पीक और अंडर स्प्रिंग वैली के बीच लगभग 1 दर्जन एकड़ चौड़ा एक विशाल चौक था। चौक के बीचों बीच 5 मंच थे जो 5 गहरे काले रंग के चट्टानी स्तंभों को एक सीधी पंक्ति में खड़ा करके बनाए गए थे। हर मंच लगभग कुछ गज ऊंचा और कुछ 100 गज चौड़ा था, जिससे वे शिखर के सामने फैले 5 विशालकाय जानवरों जैसे दिखते थे। सभी मंचों के चारों ओर राक्षसों की एक विशाल भीड़ जमा हो गई थी, जिनमें से प्रत्येक का रूप और गुण अलग अलग थे। चौक को राक्षसी सार्डिन की तरह भरा हुआ बताया जा सकता था। इन राक्षसों में जो लोग इस समूह की सबसे बाहरी परत पर खड़े थे वे लगभग होतियान स्तर या उससे नीचे के राक्षस जानवर थे, जहां उन्हें अभी तक मानव रूप धारण करने की क्षमता प्राप्त नहीं हुई थी। उपस्थित लोगों की इस परत में सभी प्रकार के जानवर शामिल थे, बाघ, तेंदुए, भेड़िए और यहाँ तक कि पक्षी भी। इस बीच सभा के बीच में वे लोग थे जो शियान-तियान स्तर या उससे आगे पहुंचने पर आंशिक रूप से रूपांतरित हो गए थे। उनका सिर भले ही अभी भी जानवर का था, लेकिन उनका शरीर पहले से ही मानव था। सभा के इस समय तक बहुत से राक्षस हर जगह से चौक में घुस रहे थे, जिससे सुबह हलचल भरी और घटनापूर्ण हो गई थी। स्वर्गारोहण शिखर की छाया में 5 चरणों के बीच खाली स्थान में 700 से 800 रूपांतरित राक्षस 3 अलग अलग समूहों के रूप में खड़े थे। यह क्षेत्र काफी विशाल था, 700 से 800 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त से अधिक, लेकिन किसी कारण से चौक पर एकत्रित भीड़ में से किसी ने भी इस विशेष क्षेत्र का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। कारण ये था कि राक्षसों के ये 3 समूह कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी हे महाद्वीप के सभी 72 राक्षस कबीलों में से 3 सबसे शक्तिशाली कबीले थे, चंद्रभालु, स्वर्गीय लोमड़ी और नीला बंदर। अफवाह थी कि इन तीनों कबीलों के मुखिया ने पहले ही स्वर्ग पद नामक पौराणिक आदर्श प्राप्त कर लिया था, जिससे वे बिल्कुल उपयुक्त रूप से राक्षसों के राजा बन गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, चौक में आने वाले राक्षसों की संख्या बढ़ती गई। उस विशाल क्षेत्र को छोड़कर जहां 3 जनजातियां खड़ी थीं, चौक के बाकी हिस्से उपस्थित लोगों से खचाखच भरे हुए थे। जैसे जैसे शोरगुल बढ़ता गया, उपस्थित लोगों की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। सबसे दाहिनी ओर मंच के पास एक विशालकाय हटे कट्टे आदमी के दोनों ओर 1 दर्जन सर्प सिर वाले राक्षस खड़े थे। ये कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सर्प जनजाति द्वारा भेजे गए दूत थे। उनमें से एक अचानक चिल्लाया, रुको, किंग कैन कहाँ है? मैंने उसे अभी अभी हमारे साथ देखा। क्या वह खो गया है? बड़े किंग, क्या हमें उसकी तलाश नहीं करनी चाहिए? पहले व्यक्ति ने पूछा। हमारे पास इसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, समारोह शुरू होने वाला है। इसके अलावा शायद यही बेहतर है कि वह हमारे साथ न हो। मैं नहीं चाहता कि वह पृथ्वी सर्प जनजाति को शर्मिंदा करे। किंग होंग ने होंठ सिकोड़ते हुए तीखे स्वर में उत्तर दिया। सूरज आसमान में सबसे ऊंचे बिंदु पर चढ़ चुका था। समताप मंडल से तपती धूप की किरणें अनंत ऊंचाई वाले हेवन एसेंशन पीक पर पड़ रही थीं, जिसकी सतह से आने वाली रोशनी एक चकाचौंध भरी आभा में परावर्तित हो रही थी। तभी पहाड़ में एक स्थान से प्रकाश की एक चमक चमकी और उसके बाद एक आकृति उभरी। जमीन पर उतरने से पहले वह हवा में कलाबाजी लगाता हुआ उछला। भीड़ की नजरें इस नए व्यक्ति पर टिकी थीं, बिल्कुल खामोश। वह आकृति अपनी चाल में बहुत निपुण थी। पलक झपकते ही वह स्वर्ग के उद्गम शिखर के सामने स्थित एक विशाल चट्टानी स्तंभ पर उतर गई। वह हरे रंग का लबादा पहने एक लंबा चौड़ा बुजुर्ग आदमी था। उसके चेहरे पर उसकी उभरी हुई गालों की हड्डियां और झुकी हुई ठुड्डी साफ दिखाई दे रही थी, जिससे वह एक आम बुजुर्ग से थोड़ा ज्यादा अजीब लग रहा था। तभी 3 सबसे बड़े राक्षसों ने सामूहिक रूप से चिल्लाकर कहा, नीला बंदर राजा अमर रहे, नीला वानरों का राजा अमर रहे। चौक के चारों ओर हर राक्षस जो इतना रूपांतरित हो जाता था कि वह मानव के मुंह पर अधिकार कर लेता था या मानव भाषा में बोल पाता था, वह लहरों के रूप में यही पुकार लगाता था। उनकी आवाजें घाटियों और पहाड़ों में बिना रुके गूंजती रहीं। जहां तक उन राक्षस जानवरों का प्रश्न है जो अभी तक बोलने या रूपांतरण करने में सक्षम नहीं थे, वे पहले ही जमीन पर गिर पड़े थे। नीला बंदर राजा ने घोषणा करने से पहले धीरे धीरे पूरे चौक को देखा। सज्जनों, ऐसा लगता है कि हर 10 साल में आयोजित होने वाले फॉर्म स्विंग समारोह का समय आ गया है। अध्याय 395 घुसपैठ। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। जब स्वरूप ग्रहण समारोह चल रहा था, शी म्यू ने पहले से ही एकत्रित की गई खुफिया जानकारी की मदद से स्वर्गारोहण शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा, सबसे अप्रत्यक्ष रास्ता अपनाकर हर चौकी और संतरी को चकमा दिया। अंततः वह पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया जहां एक साधारण चट्टान खड़ी थी। शी म्यू ने खुद को पास की एक झाड़ी में छिपा लिया। चट्टान के सामने 4 मांसल बाघ सिर वाले राक्षस स्थिर खड़े थे। वे एक अदम्य आभा बिखेर रहे थे। उनकी पीली और काली धारियों वाली रोएदार भुजाएं या तो उनकी छाती के सामने क्रॉस की हुई थीं या उनके कंधों पर तलवार टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी जियान तियान स्तर के दानव सेनापति हों। वे अकेले पहरा नहीं दे रहे थे।
स्वर्ग आरोहण शिखर से कुछ ही गज की दूरी पर एक और संतरी चौकी थी, जिसकी सुरक्षा 4 जियांतियान स्तर के अर्ध रूपांतरित राक्षसों द्वारा की जा रही थी। ऐसे शक्तिशाली स्तर वाले शत्रुओं के साथ पृथ्वी स्तर का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें बिना कोई निशान छोड़े या शोर मचाए मार नहीं सकेगा। शी म्यू ने चारों दानव सेनापतियों को देखा और उस चट्टान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर सोचा, फिर एक हरे रंग का ताबीज उठाकर अपने शरीर पर पहना। उसके हाथ में एक लाल रोशनी चमक उठी और उसकी मुट्ठी में एक लाल धनुष दिखाई दिया। जैसे ही उसने धनुष की डोरी खींची, उसकी जादुई दृष्टि ने चारों दानव कमांडरों को इतना करीब ला दिया मानो वे उसके ठीक सामने हों। फुफ फुफ, एक ही समय में धनुष से 2 बाण निकले और बाघ के सिर वाले 2 दानव सेनापतियों के गले फट गए। बाकी 2 बाघ सिर वाले दानव सेनापति भौंचक के रह गए। वे अभी कुछ प्रतिक्रिया देने ही वाले थे कि उनकी आंखों के सामने एक हरा रंग चमक उठा। ये शी म्यू था, जो बिना किसी आहट के उनके सामने आ गया। उसका दाहिना हाथ तलवार लिए तैयार था, जबकि बायां हाथ मुट्ठी में कस गया था। फिर उसने दोनों हाथ एक साथ घुमाए। दोनों दानव सेनापति बिना कुछ कहे ही उसी प्रकार गिर पड़े। एक को तलवार से 2 टुकड़ों में चीर दिया गया, जबकि दूसरे का सिर टक्कर में तरबूज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। शी म्यू ने अपनी पशु आत्मा थैली निकाली, उसमें 4 दानव कमांडरों की पशु आत्माओं को संग्रहित किया। फिर एक आग के गोले से उनकी लाशों को पूरी तरह से जला दिया। उसने अपना हाथ पलटा और एक गहरे लाल रंग का क्रिस्टल प्रकट किया। यह एक उड़ती हुई ज्वाला वाला क्रिस्टल था। शी म्यू ने क्रिस्टल को चट्टान की ओर इशारा किया और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े। तुरंत ही क्रिस्टल की सतह से प्रकाश की एक किरण निकली और चट्टान में एक छेद कर दिया, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। छेद में घुसने से पहले शी म्यू को गहरी सांस लेकर अपनी छाती में चक्कर आने की आवाज को दबाना पड़ा। वह एक चौड़े खुले मैदान तक पहुंचने से पहले एक सनकरे अंधकार में छोटे रास्ते पर चलता है। जैसे ही उसने सावधानी से आसपास का नजारा देखा, उसकी आंखों की पुतलियों में एक सुनहरी चमक दौड़ गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कोई संतरी या कोई और अवरोधक तो नहीं है, वह धीरे धीरे बाहर निकल गया। वह पहले भी सपनों में यहाँ आ चुका था, लेकिन सचमुच यहाँ होना उसके लिए कोई कम भावुक करने वाला अनुभव नहीं था। यह उसके सपने में दिखाई देने वाला बिल्कुल वैसा ही खुला मैदान था। 12 विशाल धूसर स्तंभ हूबहू उसके सपनों में देखे गए दृश्यों की प्रतिकृति थे। बस फर्क इतना था कि समय के साथ ये पूरी जगह और भी प्राचीन लगने लगी थी। जब वह उड़ते हुए ज्वाला क्रिस्टल के साथ उस चट्टान में छेद कर रहा था, तब भी शी म्यू संदेह में उलझा हुआ था। लेकिन अब वह अधिक से अधिक आश्वस्त हो गया था कि उसने अपने सपने में जो सफेद वानर देखा था, वह कोई और नहीं बल्कि सफेद वानर दानव राजा था, जिसने अतीत में पूरे पश्चिमी महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया था। फिर भी उनके सपनों के कुछ दृश्य अभी भी पहले की तरह ही रहस्यमय बने हुए थे। ऐसा नहीं है कि अब उनके पास उन पर विचार करने के लिए समय था। उसने किसी भी धूसर खंभे को नहीं छुआ और सावधानी से बगल से चलकर उनसे बचता रहा। फिर सपने में देखे गए दृश्य को याद करते हुए वह खुले मैदान से बाहर जाने वाले एक रास्ते में चला गया। रास्ता उसे चट्टानों से बनी एक सर्पिल सीढ़ी तक ले गया जो ऊपर की ओर जाती थी। उसके सपने के अनुसार सफेद वानर और उसके साथी तेजी से इस सीढ़ी से गुजरे थे। हालांकि उन्हें अनगिनत मंजिलें मिली, लेकिन वे किसी पर भी नहीं रुके। इसलिए शी म्यू के मन में गुप्त कमरे की एक अनुमानित छवि थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सफेद वानर और उसके साथी किस मंजिल पर रुके थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कम से कम 10 मंजिल या उससे अधिक ऊंचा होगा। स्वर्ग आरोहण शिखर के आसपास घूमते हुए शी म्यू ने चंद्रभालू जनजाति के एक पूर्ण रूपांतरित मुखिया की बातें सुनकर कुछ जानकारी प्राप्त की। इसे अपने सपनों से मिली जानकारी के साथ मिलाकर उसे 2 मंजिलों के बारे में पता चला, जिनमें एक गुप्त कमरा था जो उसके सपने में दिखाए गए कमरे से मेल खाता था। एक 16वीं मंजिल पर था, दूसरा 21वीं मंजिल पर। गलियारे का अंदरूनी हिस्सा बहुत अंधेरा, ठंडा और नम था, कभी कभी सड़ी हुई बदबू से भरा रहता था। काई से ढकी सीढ़ियों से एक चिपचिपा हरा तरल पदार्थ बह रहा था, जिससे सीढ़ियां फिसलन भरी हो गई थीं। शी म्यू की आंखों में सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे रेलिंग पर उकेरे गए कुछ बेहद खूबसूरत रूम दिखाई दे रहे थे। ये शायद राक्षस जाति ने किसी अलार्म सिस्टम के तौर पर छोड़े होंगे। अगर उसने गलती से उनमें से किसी एक को भी ट्रिगर कर दिया तो उसे यकीन था कि एक जोरदार कोलाहल मच जाएगा और पहरेदार सतर्क हो जाएंगे। शी म्यू को यकीन था कि अपनी वर्तमान क्षमताओं और शक्तियों के साथ उसे 1 दर्जन पूर्ण रूप से रूपांतरित राक्षस रक्षकों पर काबू पाने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इससे उसकी सफलता की संभावना कम हो जाएगी। आखिरकार भले ही नीला बंदर राजा ने फॉर्म स्विंग समारोह की अध्यक्षता करने के लिए चोटी छोड़ दी, शी म्यू को यकीन नहीं था कि राजा ने कुछ गुप्त अलार्म नहीं छोड़े थे, जैसे कि हर मिनट की घुसपैठ उन्हें दूर से सतर्क कर देगी। और जब ऐसा हुआ तो शी म्यू को पता था कि राजा तुरंत वापस यहाँ आएगा। शी म्यू इतना भी मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि वह स्वर्ग श्रेणी के किसी महाशक्ति की नजरों से बच पाएगा। उसे पूरा यकीन था कि वह सील भी नहीं खोल पाएगा और न ही श्वेत वानरों का रक्तसार प्राप्त कर पाएगा। अपनी अद्भुत दृष्टि की सहायता से शी म्यू ने सावधानीपूर्वक सीढ़ियां चढ़ीं और मार्ग तथा फर्श पर छिपे सभी प्रकार के जालों और जालों से बचते हुए अपना रास्ता बनाया। ऐसा लगता था कि हर मंजिल पर कड़ी सुरक्षा नहीं थी। जहाँ गश्ती दल मौजूद थे, शी म्यू अपनी क्षमताओं और हरे लबादे का इस्तेमाल करके ज्यादातर मंजिल से बिना ज्यादा मेहनत के गुजर जाता था। ज्यादा मुश्किल मामलों में वह बस गलियारे में रुककर तब तक इंतजार करता जब तक पहरेदारों का ध्यान कुछ देर के लिए हट न जाए, फिर वह मंजिल पार करने का मौका ढूंढ लेता। शी म्यू को पहली 10 मंजिलों तक एक भी बार रुकना नहीं पड़ा।
वह 11वीं मंजिल से शुरू करके बीच बीच में रुककर छाया क्षेत्र का निरीक्षण करने लगा। उसने अनुमान लगाया कि स्वर्ग आरोहण शिखर की आंतरिक संरचना समय के साथ बदल गई होगी। इसके अलावा चंद्रभालु जनजाति के रक्षक की जानकारी भी पूरी तरह सच नहीं हो सकती। भविष्य में स्वर्ग आरोहण शिखर पर लौटने की संभावना कम थी, इसलिए शिमयू इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। आश्चर्य की बात यह थी कि 11वीं से 15वीं मंजिल तक की वास्तुकला उस संरचना से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी जो उसने अपने सपनों में देखी थी। जब वह आखिरकार 16वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसकी नजर सामने से आती तेज रोशनी पर पड़ी। बाकी मंजिल की तरह वहां भी लगभग 100 गज का खुला मैदान था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह जगह चूना पत्थर से भरी थी, जिससे एक हल्की सी चमक निकल रही थी, जिससे कमरा रोशन हो रहा था। खुले मैदान के दूर छोर पर एक पत्थर से तराशा हुआ कमरा था, जिसके प्रवेश द्वार पर कोई गुप्त मंत्र नहीं था। खुले मैदान के दोनों ओर कुछ और रास्ते थे जो भगवान जाने कहाँ जाते थे। शिमयू को इस बात की खुशी थी कि उस जगह के आकार के बावजूद वहां एक भी गार्ड नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार यह उन 2 मंजिलों में से एक थी जहां सफेद बंदर और उसके आदमी अपने सपनों में रुके थे। यहाँ तक कि उस जगह का डिजाइन भी वैसा ही लग रहा था। शिमयू को अपनी उत्तेजना पर काबू रखना पड़ा, क्योंकि उसने अपनी सुनहरी आंखों से उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। जैसा कि अपेक्षित था, चूना पत्थर के हर इंच पर रून अक्षरों की गहरी पंक्तियां अंकित थीं। मकड़ी के जाले जैसी पारदर्शी प्रकाश किरणें इन शिलाखंडों को आपस में जोड़े हुए थीं। ऐसे ही जालों ने पूरे क्षेत्र को ढक रखा था, जिससे केवल एक बहुत ही संकरा रास्ता बचा था जिस पर सुरक्षित रूप से चला जा सकता था। यदि कोई इन जालनुमा पारदर्शी रोशनियों में से किसी में भी कदम रख दे तो कौन जानता है कि आगे क्या होगा। सौभाग्य से शिमयू के पास अद्भुत दृष्टि के साथ साथ सतर्क स्वभाव भी था, अन्यथा ये छोटे छोटे जाल शायद उससे बच निकलते। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आत्मा की भावना को एक बार फिर पूरे क्षेत्र में फैला दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास कोई अन्य गार्ड तो नहीं है, वह सावधानीपूर्वक गुप्त कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे से लगभग 10 गज की दूरी पर था, उसे एक तरफ से आती हुई हल्की गूंज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से अपनी आत्मा की अनुभूति को बढ़ाया। तभी उसने देखा कि 2 जियान स्तर के पूरी तरह से रूपांतरित पहरेदार उसकी ओर बढ़ रहे हैं। शिमयू ने सावधानी से अपनी गति बढ़ा दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह फर्श पर किसी भी पारदर्शी प्रकाश को छू न रहा हो। आखिरकार दोनों पहरेदार खुले मैदान में घुस गए और पत्थर के कमरे के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने उसे धक्का देकर खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस गए। दरवाजा अभी बंद ही हुआ था कि एक और आवाज पास आती सुनाई दी। उफ उफ, ये फॉर्म ग्रहण समारोह दशक में एक बार ही होता है, लेकिन मैं इस साल इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, अगर हम कुछ और साल तक कुशल रक्षक बने रहे तो भगवान अजूर बंदर हमें स्वयं परिवर्तन ओब प्रदान करेंगे। तब तक उस समारोह में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या मुझे हवा में कुछ अजीब सी गंध आ रही है? क्या अभी अभी कोई यहाँ आया है? अरे, लगता है तुम्हारी कुत्ते जैसी नाक कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है। आज सिर्फ हम दोनों ही हैं, और कौन आएगा यहाँ? ये 16वीं मंजिल है। अच्छी बात है, चलो नीचे जाकर देखते हैं। अंततः आवाजें दूर चली गईं। शिमयू ने राहत की सांस ली और एक बार फिर पत्थर के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुनने लगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसे कोई देख तो नहीं रहा, वह मुड़ा और उस गुप्त कमरे की ओर मुंह करके उसकी आंखें उस दृश्य का अध्ययन कर रही थीं। हालांकि उसे निराशा में बड़बड़ाने में केवल 1 सेकंड लगा। ऐसा नहीं था कि यह गुप्त कमरा किसी जाल से सुरक्षित था। समस्या ये थी कि उसके सपने वाले कमरे जैसा दिखने के बावजूद कमरे का अंदरूनी हिस्सा उससे बिल्कुल अलग था। हालांकि उन्होंने इतनी जल्दी जाने की योजना नहीं बनाई थी, विशेषकर तब जब वे अभी अभी आए थे। कमरे के एक और अलमारियों की एक पंक्ति लगी हुई थी, जिसमें कुछ सुंदर ढंग से तैयार की गई हरी बोतलें सजी हुई थीं। उसने एक बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला। पल भर में बोतल से खून की धुंध और खून की गाढ़ी गंध बाहर आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से ढक्कन वापस बोतल पर लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि बोतल में किसी अनजान प्रजाति का रक्तसार है, और वह भी बहुत उच्च कोटि का। शिमयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को अपने पास रख लिया। उसने कमरे का निरीक्षण करते हुए कुछ चक्कर लगाए और कुछ अजीबोगरीब आकार की जड़ी बूटियां देखीं। उनमें से कुछ तो काफी जानी पहचानी लग रही थीं। उसने अपने सिर के पीछे थपथपाया, जैसे ही उसे याद आया ये वे उत्तम जड़ी बूटियां थीं जिनके बारे में मास्टर एन ने कहा था कि पृथ्वी सर्प जनजाति को परिवर्तन ओब उत्पादन के लिए इनकी आवश्यकता है। शिमयू ने हरी बोतलों में से एक निकाली और उसे ध्यान से देखा। कहा जाता था कि परिवर्तनकारी गोला बनाने की कुंजी मनुष्यों और बर्बर लोगों के रक्त का सार है, और उसके हाथ में उससे भरी एक कुप्पी थी। परिवर्तन ओब्स का उत्पादन कठिन था। इसका कारण ये था कि रक्त सार प्राप्त करना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य है। शिमयू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। इनमें से कोई भी चीज उसके लिए कीमती नहीं थी, फिर भी उसने इन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में जमा कर रखा था। उसने उस स्थान की पुनः जांच की जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच गया कि उसके सपने में दिखाया गया सफेद पत्थर का दरवाजा वास्तव में यहाँ नहीं था। शिमयू ने अपना सिर हिलाया और बिना किसी खुशी के हंस दिया। उसने कुछ देर आराम किया और फिर गुप्त कमरे के दरवाजे के पास आकर कान दरवाजे से लगाकर ध्यान से सुनने लगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि बाहर कोई नहीं है, वह चुपचाप गुप्त कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 396 क्रॉस। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिमयू जमीन पर मौजूद जालों को ध्यान में रखते हुए पथरीली सीढ़ियों पर अपनी शांत बिन बुलाए यात्रा जारी रखता रहा।
अपने पिछले अनुभव से प्रेरित होकर अब वह दूसरी मंजिलों पर सरसरी नजर भी नहीं डालता था। जब उसे लगता कि कुछ भी असामान्य नहीं है तो वह अगली मंजिल पर 21वीं मंजिल तक पहुंच जाता। 16वीं मंजिल पर कीमती समय बिताने के बाद शिमयू को डर था कि नीला बंदर राजा जल्द ही वापस आ सकता है। वह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक किसी चीज ने उसे रोक दिया और वह जल्दी से सीढ़ियों की छाया में छिप गया। सीढ़ियों पर 1 दर्जन पूरी तरह से रूपांतरित राक्षस रक्षकों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उन सभी की छाती पर एक जैसे घातक घाव थे, मानो उन्हें चाकू भोंक दिया गया हो। उनके घावों से अभी भी खून बह रहा था। ये पक्का संकेत था कि यह काम अभी हाल ही में हुआ था। शिमयू की आंखों में एक चमक आ गई जब वह कुछ क्षणों तक लाशों को देखता रहा, फिर तुरंत ऊपर देखने लगा। स्वर्ग आरोहण शिखर के भीतर हर पूर्ण रूप से रूपांतरित रक्षक के पास कम से कम जियान स्तर का कौशल था। केवल पृथ्वी स्तर या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति ही उन्हें एक ही झटके में मार सकता था। क्या किसी और ने भी स्वर्ग आरोहण शिखर पर घुसपैठ करने का अवसर लिया है? उसके मन में एक विचार आया। पैर की एक थपकी के साथ वह चुपचाप छलांगे लगाता हुआ ऊपर की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। कुछ क्षण बाद शिमयू अंततः 21वीं परत पर लौट आया। मंजिल का प्रवेश द्वार भी कुछ लाशों से सजा हुआ था। उनकी वर्दी और रूप रंग को देखते हुए पहरेदारों का ये दल पहले वाले से भी ज्यादा दृढ़ था। शायद वे बाद के जियान रैंक के स्तर के थे। दुर्भाग्य से उनके रहस्यमय हमलावर के सामने उनकी शक्ति का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन सभी की बिना किसी आवाज के हत्या कर दी गई थी। 21वीं मंजिल की संरचना 16वीं मंजिल के समान ही थी, सिवाय इसके कि इसकी कास्ट गुफा में चूना पत्थर और भी ज्यादा थे, जो दृश्य को काफी हद तक अस्पष्ट कर देते थे। चूना पत्थरों का वितरण भी असमान था। कुछ क्षेत्रों में अन्य की तुलना में ज्यादा सघनता थी। कुल मिलाकर ये बीच से एक लहरदार मार्ग बनाते थे। शिमयू की आंखें फिर से सुनहरी चमक उठीं जब उसने चूना पत्थरों को गौर से देखा। उसे हैरानी हुई कि वहां पहले जैसे पारदर्शी हल्के मकड़ी के जाले नहीं थे। उसे यकीन नहीं था कि किसी ने उन्हें नष्ट कर दिया था या फिर जमीन पर वे थे ही नहीं। जैसे ही शिमयू ने संभावनाओं पर विचार किया, वह चुपचाप आगे बढ़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां और कौन था, वह खुद तो पहले से ही यहाँ था। अब वह वापस नहीं जा सकता। वह कुछ देर तक गलियारे में चलता रहा, जब तक कि वह एक तीखे मोड़ पर नहीं पहुंच गया। आगे एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज गूंजी। शिमयू का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया और उसने अपने शरीर को कोने में दबा लिया। फिर आगे देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके सामने कुछ गज ऊंचा एक पत्थर का दरवाजा था, जो सफेद रोशनी की परत से ढका हुआ था। धूसर वस्त्र पहने 3 मानव आकृतियां दरवाजे के सामने खड़ी थीं। बाएं और दाएं दोनों ही विशाल आकृतियां अपनी बाहों में किसी धूसर प्रकाश लिए हुए थीं और दरवाजे की सफेद चमक को भेदने की कोशिश कर रही थीं। उसी समय बीच में खड़ी छोटी आकृति अपनी बाहों को क्रॉस करके धीरे से कुछ बुदबुदा रही थी। उन तीनों से पृथ्वी स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति जैसी आभा निकलती थी। प्रकाश की एक चमक के साथ एक अष्टकोणीय रूलेट ग्रे आकृति के सामने प्रकट हुआ। ग्रे आकृति ने अपने हाथ हिलाए और रूलेट ने लाल, सफेद और नीले रंग की 3 रोशनियां प्रकट करके प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बाद प्रत्येक गोला तेज चमकने लगा और 3 रंगों वाली रोशनी की एक किरण बन गई जो सीधे दरवाजे पर जा गिरी। दरवाजे से आती सफेद चमक धीरे धीरे कम होने लगी थी। कुछ क्षण बाद चमक की केवल एक पतली परत ही शेष रह गई। छोटी धूसर आकृति ने धीमी गर्जना की और तिरंगी किरणें घनी होती गईं। इतनी घनी की प्रकाश किरण पर 3 अलग अलग रूणु भर आए। दोनों विशालकाय पुरुषों की बाहों में जो धूसर रोशनी थी वह हरी हो गई थी। दरवाजे पर सफेद चमक टिमटिमाने लगी, फिर वह टूटकर गायब हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलते ही एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज आई। शिमयू की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। बीच वाले आदमी ने अपना रूलेट वापस खींचा और हाथ हिलाकर बाकी 2 लोगों को भी अपने साथ आने का इशारा किया। शिमयू ने कुछ देर इंतजार किया और फिर उनके पीछे चला गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा रास्ता था। वह कहाँ जाता था यह उसे नहीं पता था। उसे डर था कि कहीं उसकी आत्मिक इंद्रिय उसके सामने खड़ी तीनों आकृतियों को सचेत न कर दे। इसलिए वह सिर्फ अपनी नंगी आंखों से ही रास्ते को देख रहा था और अपने और गिरोह के बीच एक बड़ी दूरी बनाए रखने का ध्यान रख रहा था। उसकी सामान्य दृष्टि भले ही कई के बराबर न हो, लेकिन निश्चित रूप से उसी श्रेणी के अधिकांश अन्य लोगों से बेहतर थी। इसके अलावा उसने जो हरा लबादा पहना था उसमें दूसरों की आत्मिक अनुभूति से उसे छिपाने की क्षमता थी, इसलिए उसके पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। रास्ता छोटा था, सिर्फ 10 या 20 गज। जल्द ही तीनों का समूह रास्ते से बाहर निकलकर लगभग 10 गज चौड़े एक और खुले मैदान में पहुंच गया, जो चूना पत्थरों से घिरा था। जहां वे खड़े थे उसके सामने एक और बड़ा दरवाजा था, जिसके बाएं और दाएं एक एक वानर की 2 जीवंत आकृतियां थीं। शिमयू का मन खुशी से झूम उठा। ये दरवाजा बिल्कुल 16वीं मंजिल वाले दरवाजे जैसा ही लग रहा था। ये पत्थर का दरवाजा भी उस अजीब सफेद अवरोध से सुरक्षित था और इस बार इसका जादू पिछले से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। 3 भूरे रंग की आकृतियां दरवाजे के सामने खड़ी थीं और उसी विधि से उसे गिराने की तैयारी कर रही थीं। तभी चूना पत्थरों के एक तरफ से जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। पत्थर हर तरफ उल्टे रहे जब तक कि एक बड़ा सा छेद नहीं बन गया। एक गहरा काला साया उस छेद से चक्करदार गति से बाहर निकला। पलक झपकते ही वह काला धब्बा एक ऊंची धूसर आकृति से टकरा गया। लंबे व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं बिजली की तरह तेज थीं, क्योंकि काले हमलावर के संपर्क में आने से पहले उनके शरीर से एक धूसर आभा निकल रही थी। खटखट खटखट हिंसक झड़प की आवाजें तब तक गूंजती रहीं जब तक कि दोनों मुक्केबाज पीछे की ओर नहीं कूद गए। शिमयू को आखिरकार इस अजीब हमलावर को और करीब से देखने का मौका मिला।
वह काली आकृति असल में लगभग 2-3 गज लंबी गहरे काले रंग की भेड़िए जैसी कठपुतली थी, जिसके चेहरे के भाव बेहद खूबसूरती से गढ़े गए थे। उसके दोनों पैरों पर ठंडी सफेद चमक से चमकते तीखे पंजे थे, मानो हर एक खंजर हो। उसके जबड़ों पर चाकुओं जैसे तीखे दांतों की कतारें थीं। भेड़िए की पीठ पर कुछ फीट लंबा एक बड़ा मोटा हुक लगा हुआ था, जिससे कठपुतली को एक भयावह रूप मिल रहा था। शी म्यू ने इसे और करीब से देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। ये भेड़िया कठपुतली भले ही भयानक और भयावह दिखती हो, लेकिन इसकी आभा से पता चलता है कि यह पृथ्वी स्तर पर पहुंच चुकी है। शी म्यू ने पहले भी ऐसी युद्ध कठपुतलियां बिकते देखी थीं, लेकिन वे सभी बहुत कमजोर थीं। उसे स्वर्ग के स्वर्गारोहण शिखर जैसी जगह पर पृथ्वी श्रेणी की कठपुतली देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कौतूहलवश उसकी निगाहें भेड़िए की कठपुतली पर कुछ देर तक टिकी रहीं। फिर उसका ध्यान भूरे रंग की आकृति पर गया। एक बार फिर धूसर योद्धा ने भेड़िए की कठपुतली पर बहुत नजदीकी से हमला किया। कुछ ही मिनटों में धूसर चोगा फट गया और उसे पहनने वाला नंगा हो गया। शी म्यू को हैरानी हुई, क्योंकि धूसर वस्त्र के नीचे एक विशालकाय जंगली जानवर था, जिसका जबड़ा चौकोर था। उसके खुले अंग घने हरे फर से ढके हुए थे और उसकी उंगलियों से लंबे हरे नाखून निकले हुए थे। सबसे खास बात ये थी कि उस जंगली जानवर की आंखें धुंधली और बेजान थीं। उसने जो धूसर चोगा पहना हुआ था, उसमें मानो सुरक्षात्मक गुण थे। जैसे ही उसे नष्ट करके उस जबड़े वाले बर्बर से अलग किया गया, तुरंत ही एक मरे हुए प्राणी की आभा ने दृश्य को व्याप्त कर दिया। अपने सदमे में शी म्यू को पता था कि यह क्या था। ज़ोंबी कला। भेड़िया कठपुतली ने खुद को संभाला और फिर काले धुंधलेपन में बर्बर पर झपटा। उसके शक्तिशाली जबड़े ने बर्बर के गले पर काटने के लिए जोरदार हमला किया। उसी समय कठपुतली के एक अगले पैर ने बर्बर की छाती पर निशाना साधा, जबकि दूसरे ने बर्बर के पेट पर बेरहमी से हमला किया। बर्बर व्यक्ति ने रास्ते से हटने का प्रयास भी नहीं किया। खटखट खटखट। भेड़िए की कठपुतली के पंजे सीधे बर्बर के शरीर पर लगे, लेकिन वे उसकी त्वचा में पूरी तरह नहीं घुस पाए, क्योंकि वे कुछ इंच की गहराई पर ही रुक गए। भेड़िए के दांतों का भी यही नतीजा हुआ। चौकोर जबड़े वाले बर्बर की आंखों में एक हरी चमक चमक उठी। उसने अपने दोनों हाथ आपस में मिलाए और भेड़िए की कठपुतली के शरीर को किसी विशाल चिमटे की तरह जकड़ लिया और मशीन को कसकर जकड़ लिया। उसी समय भेड़िए की कठपुतली के पीछे एक और विशाल साया भूत की तरह प्रकट हुआ। लड़ाई के जोर से उसका धूसर चोगा उड़ गया था और ये दूसरा रूप एक और विशालकाय बर्बर निकला, जिसके शरीर का हर इंच हरा फर से ढका था। ठीक कहें तो एक भावशून्य अधेड़ उम्र का आदमी, जिससे मौत का सा आभास भी निकल रहा था। अधेड़ उम्र के बर्बर आदमी की आंखों से दो बेचैन करने वाली हरी रोशनियां चमक उठीं। उसने अपनी बाहें क्रॉस की और उसके दाहिने हाथ पर एक चमकदार हरा प्रकाश का गोला उभर आया। उसने एक धीमी सी गर्जना की और अपने दाहिने हाथ को हरे रंग की धुंधली रेखा में बदल दिया। जैसे ही उसने कठपुतली की पीठ पर अपना हाथ फिराया, जब तक कि उसका हाथ दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ गया, जिसमें एक अंडे के आकार का काला क्रिस्टल था। भेड़िया कठपुतली पर लगी रोशनी तुरंत बुझ गई, क्योंकि वह निढाल और गतिहीन होकर फर्श पर गिर पड़ी। जो आभा उससे पहले निकल रही थी, वह उसी क्षण पूरी तरह से फीकी पड़ गई, जब काले क्रिस्टल को बाहर निकाला गया। इस पूरी परीक्षा के दौरान उस छोटे भूरे शरीर ने एक बार भी कोई हरकत नहीं की या चुपके से एक नजर भी नहीं डाली। उनकी नजरें बस सामने वाले दरवाजे पर ही टिकी थीं। उसने कुछ देर तक उसका अध्ययन किया, फिर हाथ हिलाकर अष्टकोणीय रूलेट को पुनः बुलाया तथा दरवाजे पर उसी त्रिरंगी प्रकाश किरण को फेंका। दरवाजे की सतह पर चमक झिलमिला रही थी, क्योंकि चारों ओर से सफेद रोशनी एकत्रित होकर एक ठोस ढाल का निर्माण कर रही थी, जो प्रकाश की किरण को दरवाजे से टकराने से रोक रही थी। उफ, ये तो दो हैं, क्या झंझट है। छोटे भूरे रंग का व्यक्ति बुदबुदाया और अष्टकोणीय रूलेट को अपनी ओर वापस खींच लिया। उसकी आवाज अभी हवा से निकली भी नहीं थी कि अचानक उसने अपनी बाहें बेतहाशा हिलाईं और अपने हाथों से धूसर प्रकाश की एक के बाद एक किरणें निकालता हुआ धरती पर गिर पड़ा। धूसर प्रकाश की हर किरण दरअसल धरती में गड़ा एक धूसर झंडा था, जो अंततः एक संरचना का निर्माण करता था। उस आदमी की बात सुनते ही शी म्यू की भौहें तन गईं। आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी, मानो किसी जान पहचान वाले की हो, पर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वो कौन था। कुछ क्षण बाद धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अंडाकार संरचना का आखिरी झंडा फहराया। उसने मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाया और झंडे तुरंत जगमगा उठे। फिर एक धूसर किरण निकली, जो पानी की बाल्टी जितनी मोटी रोशनी के एक स्तंभ में परिवर्तित हो गई। एक बिंदु के साथ ग्रे किरण ने पत्थर के दरवाजे को उड़ा दिया। सफेद चमक ने पहले की तरह ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे एक बार फिर केंद्र में एक ढाल के रूप में एकत्रित हो गए और हमले को रोक दिया। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीरे से हंसते हुए हाथ का इशारा किया। तुरंत ही धूसर प्रकाश किरणें कुछ प्रकाश किरणों में टूटकर सफेद चमकती ढाल में उलझ गईं। एक और चमक के साथ अष्टकोणीय रूलेट पुनः हवा में प्रकट हुआ तथा दरवाजे पर अपनी त्रिरंगी किरणें फेंक रहा था। सफेद ढाल हिंसक रूप से हिल रही थी, मानो वह धूसर प्रकाश से बचने का प्रयास कर रही हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, ढाल पूरी तरह से अपने स्थान पर बंधी हुई थी। तिरंगे की रोशनी की किरण दरवाजे पर लगी रक्षात्मक चमक को आसानी से भेदती हुई अंदर आ गई। उसी समय दोनों बर्बर लोगों ने अपने हाथों को धूसर रोशनी में लपेटे हुए पत्थर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। ये 15 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि दरवाजे पर आखिरी रोशनी टिमटिमाकर बुझ नहीं गई। धूसर वस्त्र पहने आदमी बहुत खुश हुआ।
उसने हाथ हिलाया। मध्यम आयु वर्ग का वह बर्बर व्यक्ति पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचा और अपने हाथों को जोर से हिलाकर उसे खोल दिया। शिम्यू ने अपना शरीर थोड़ा आगे की ओर झुकाया। उसकी आंखें दरवाजे के पीछे वाले कमरे की ओर देख रही थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। दरवाजे के पीछे वाला कमरा संरचनात्मक रूप से 16वीं मंजिल वाले कमरे के समान था, जिसमें फर्श फिरोजा रंग की सामग्री से ढका हुआ था, जबकि छत और दीवारें पूरी तरह से काली थीं, जिससे कमरा अजीब लग रहा था। लेकिन कमरे के बीच में जो था, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं था। हरे फर्श पर विशाल सुनहरे रंग पूरे कमरे में घने जाल की तरह एक विशाल आकृति में उकेरे गए थे। संरचना के मध्य में एक वेदी थी जिस पर लगभग 2 या 3 गज ऊंचा एक काला क्रॉस बना हुआ था। क्रूस पर किसी चीज का एक खूनी ढेर जड़ा हुआ था। ये देखने में किसी इंसानी शरीर जैसा लग रहा था, लेकिन इसे इतनी बुरी तरह से क्षत विक्षत और प्रताड़ित किया गया था कि इसके शरीर का एक भी अंग सामान्य नहीं लग रहा था। अध्याय 397 सच्चा राजा झूठा राजा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिम्यू ने पत्थर के दरवाजे के पीछे छिपे दृश्य की जांच की। उसकी आंखें थोड़ी सी बगल में झुकी हुई थीं। इस मानवरूपी चीज के चारों हाथ पैर हरे रंग की कीलों से सूली पर इस तरह टोके गए थे कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। सूली से खून की धारें टपक रही थीं और वह उस वेदी को भी भिगो रही थी जिस पर वह टिका हुआ था। तीनों के बीच में खड़ा धूसर रंग का व्यक्ति भी इस दृश्य को देखकर काफी परेशान लग रहा था। हालांकि वह जल्द ही शांत हो गया। यहाँ अतिक्रमण करने में सक्षम होने के लिए कौन आप लोग हैं? एक कमजोर लेकिन कम शाही आवाज अचानक गूंजी और कमरे में चारों ओर गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि ग्रे रंग की आकृति कूद गई है और यहाँ तक कि शिम्यू भी चौंक गया, क्योंकि उसकी नजरें तेजी से गुप्त कमरे में घूम रही थीं, जब तक कि वे अंततः क्रॉस पर वापस नहीं आ गईं। तुम अभी भी जीवित हो? धूसर आकृति ने भी तुरंत उस आवाज का स्रोत ढूंढ लिया और क्रूस पर कीलों से ठोंकी गई उस विचित्र गंदगी में से अपनी आंखें घुमाईं। घायल शरीर का सिर अचानक हिल गया और उसने अपने नेत्रहीन चेहरे को बड़ी कठिनाई से ऊपर उठाया तथा उस स्थान पर टकरा रहा था जहां वह धूसर आकृति खड़ी थी। हालांकि इस पूरे समय वह छाया में सुरक्षित रूप से छिपा हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर भय के भाव दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शरीर ने उस जगह को देखा था जहां वह छिपा हुआ था। डार्क मून कल्ट का एक आदमी 2 अर्ध ज़ोंबीकृत बर्बर लोगों के साथ, जो या तो अपने कबीले के मुखिया हैं या खुद सरदार। खांसी और लगता है एक और आदमी जो उस दल के पीछे आ गया है। शरीर से हल्की सी हंसी की एक श्रृंखला जैसी आवाज निकली। इस कमरे में काफी समय से इतनी चहल पहल नहीं रही। इन शब्दों को सुनते ही वह धूसर आकृति तुरंत घूम गई। उसका हाथ ऊपर उठा और 1 दर्जन मोटे धूसर खंभे अचानक हवा में प्रकट हुए। उनके बीच ज्यादा जगह नहीं थी और वे उस ओर तेजी से बढ़े जहां शिम्यू छिपा हुआ था। काबूमम पत्थर के दरवाजे के बाहर कोने में हड्डियों जैसे डंडों की बारिश हुई, जिससे वह जगह पल भर में मलबे में बदल गई। उड़ते हुए मलबे से एक इंसानी आकृति निकलकर गुप्त कमरे में आ गई और किनारे पर शान से उतर गई। वह कोई और नहीं बल्कि शिम्यू था। शिम्यू के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपने शरीर से हरा लबादा खींच लिया, जिससे वह स्वयं उजागर हो गया। धूसर आकृति ये देखकर हैरान रह गई कि शिम्यू उसके हमले से कैसे बच निकला। उसने इस अवांछित साथी का निरीक्षण किया और फिर पूछा, और यह सज्जन कौन होंगे? इस नीच व्यक्ति के पीछे पीछे यहाँ आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? शिम्यू अभी भी भेष बदले हुए थे, सांप के सिर वाले, आधे रूपांतरित राक्षसी रूप में। उन्होंने धूसर आकृति के सवाल का जवाब नहीं दिया, बस एक जानबूझकर हंसी निकाली। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा जवाब क्या है। मार डालो उसे। ग्रे रंग का व्यक्ति गुर्राया और फिर अपनी उंगली सीधे शिम्यू की ओर इशारा किया। उसके बगल में खड़े 2 लाशें बिजली की 2 कौंधों की तरह थीं, जैसे वे खुद को शिम्यू पर फेंक रहे हों। उनकी मौत की घनी आभा एक बाढ़ की तरह उसकी ओर बह रही थी। शिम्यू की आंखें सिकुड़ गईं। इन दोनों ज़ॉम्बी ने साबित कर दिया था कि उनके पास पृथ्वी श्रेणी की शक्तियां हैं, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि उन्हें कम आंकना ठीक नहीं है। मध्यम आयु वर्ग का बर्बर ज़ोंबी अन्य की तुलना में थोड़ा तेज था। उसने अपनी 5 अंगुलियों को फैलाकर पहले शिम्यू तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि उसने पंजे की तरह चाल चलते हुए शिम्यू को पकड़ने की कोशिश की थी। जब उसकी उंगलियां टकराती थीं तो घने सड़े हुए दुर्गंध के साथ अंधकार में हवाएं चलती थीं। शिम्यू के पैर हल्के से जमीन पर टकराए और वह कई गज दूर हट गए, जिससे मध्यम आयु वर्ग के बर्बर व्यक्ति के हमले से बच गए। शिम्यू ने अभी अपने पैर जमाना भी शुरू नहीं किया था कि दूसरे चौकोर जबड़े वाले ज़ॉम्बी ने शिम्यू को पीछे से जकड़ लिया। ज़ॉम्बी की उंगलियों से धातु जैसी आवाज निकली। उसके नाखून फैल गए और उनमें एक हरी आभा चमक उठी। ज़ॉम्बी के हर नाखून से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जिसने शिम्यू को पूरी तरह से जकड़ लिया। इस समय तक मध्यम आयु वर्ग के ज़ॉम्बी ने उन्हें पकड़ लिया था। शिम्यू की आंखें डूब गईं। उसने अपना बायां हाथ उठाया और दस्ताना तुरंत गायब हो गया और उसका झुलसा हुआ काला हाथ दिखाई देने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ उसके बाएं हाथ से एक चमकदार लाल रोशनी निकली जो जलती हुई लपटों में बदल गई। उस इलाके में भयानक गर्मी फैल गई, जिससे आग के पास की हवा में हलचल मच गई। शिम्यू ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई और एक मुक्का मारा। शिम्यू के प्रहार से जबड़े बंद ज़ोंबी की उंगलियां एक एक करके टूट गईं। तभी लाल रंग की चमक के साथ शिम्यू की मुट्ठी ज़ोंबी से कुछ इंच की दूरी पर दिखाई दी और उसके चेहरे पर गिर पड़ी। ज़ोंबी ने एक भयानक चीख मारी और अपनी बाहें पीछे खींचकर उन्हें सामने की ओर मोड़ लिया। उसके शरीर से धूसर रोशनी चमक रही थी। बूम! शिम्यू के घूंसे के लगते ही ज़ोंबी मानो गेहूं के एक डंठल के समान उड़ गया।
ज़ॉम्बी पीछे की ओर उड़कर गुप्त कमरे की दीवार से टकराया, जिससे दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। शी म्यू ने अपनी ओर दौड़ते हुए दूसरे मध्यम आयु वर्ग के बर्बर व्यक्ति की ओर मुड़कर अपना धधकता हुआ बायां हाथ उठाया। स्तब्ध भूरे रंग के व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और अधेड़ उम्र का ज़ॉम्बी तुरंत वहीं रुक गया। दीवार पर बने छेद से चौकोर जबड़े वाला ज़ॉम्बी बाहर रेंगने की कोशिश कर रहा था। उसकी बाहें बिल्कुल अस्वाभाविक स्थिति में मुड़ी हुई थीं, जिससे खुले जख्मों से सफेद हड्डियां बाहर निकल रही थीं। जैसे ही वह धूसर व्यक्ति देखने के लिए मुड़ा, उसकी आंखों का एक कोना फड़क गया। दोनों ज़ॉम्बी पृथ्वी श्रेणी की शक्तियों से संपन्न थे। वे लगभग अविनाशी थे, यहाँ तक कि सबसे उन्नत श्रेणी के आध्यात्मिक औजारों से भी टक्कर लेते थे। फिर भी उसका हाथ सिर्फ एक ही वार से नष्ट हो गया। हो, संप्रदाय के सदस्य लियू, क्या किसी परिचित पर जानलेवा हमला करना ज्यादती नहीं है? उसने तो बस जिज्ञासावश तुम्हारा पीछा किया था। शी म्यू के शरीर से लाल रोशनियां चमक उठीं और फिर उसे घेर लिया। कुछ ही मिनटों में ये रोशनियां गायब हो गईं और शी म्यू का असली रूप सामने आ गया। साथ ही उसके बाएं हाथ की लपटें भी बुझ गईं। वह थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके चेहरे का रंग जल्द ही सामान्य हो गया। उसने अपने बाएं हाथ की शक्ति का बस थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया था, इसीलिए उसकी असली क्यूई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। अगर उसने अपने मुंह के नहीं रोके होते तो चौकोर जबड़े वाला ज़ॉम्बी पहले ही चकनाचूर हो चुका होता। ये तुम हो, शी म्यू? धूसर आकृति ने आश्चर्य से चीख मारी और फिर चुप हो गई। उसने अपना धूसर चोगा उतारा और एक किशोर को देखा जिसके कंधे तक लंबे लाल बाल थे। एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरा था और माथे पर एक अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह था। ये लियू एन था। भाई शी, आप इस नीच व्यक्ति के पीछे यहाँ क्यों आए? लियू एन ने पूछा। नहीं, ये शी यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि वह भाई लियू का पीछा कर रहा था। यह मुलाकात पूरी तरह से संयोगवश हुई थी। बेशक, अगर भाई लियू इस नीच व्यक्ति के यहाँ आने का असली कारण पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। शी म्यू ने जवाब दिया। यह नीच व्यक्ति शर्त लगाता है कि भाई लियू आन राक्षस जाति के निषिद्ध स्थान पर रुगन जिज्ञासा से दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं आया था। लियू एन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी गुप्त कमरा हिल उठा। फर्श पर सुनहरे निशान चकाचौंध भरी रोशनी में चमक उठे। जिस दरवाजे को लियू एन ने बलपूर्वक तोड़ा था वह अचानक बंद हो गया, क्योंकि दरवाजे पर एक के बाद एक चिन्ह उभर आए, जिससे दरवाजा कसकर बंद हो गया। गुप्त कमरे की दीवारों पर भी सुनहरे रूनों की कतारें हर तरफ फैली हुई थीं और कमरे के हर इंच पर छा गई थीं। पल भर में पूरा कमरा मानो सोने के पिंजरे में कैद हो गया था। शी म्यू और लियू एन भयभीत होकर अपने आसपास के वातावरण को देखने लगे। अरे वाह, तुम दोनों नासमझ बदमाशों में झगड़ा हो गया और अब तुमने इस कमरे में लगाया गया जाल भी खोल दिया है। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्रूस पर लटका हुआ वह विचित्र मानवरूपी शरीर हंसते हुए बोला। शी म्यू और लियू एन के भाव बदल गए। शी म्यू ने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसमें से स्वर्ण पाउंड तलवार निकली और 10 गज लंबी स्वर्ण ब्रॉडस्वॉर्ड में परिवर्तित हो गई। उसने हाथ का इशारा किया और तलवार पत्थर के दरवाजे को काटने से पहले 10 टुकड़ों में बंट गई। धमाका, धमाका, धमाका। दबी हुई गड़गड़ाहट की एक बौछार गूंज उठी जब चमकदार सुनहरी रोशनी ने पत्थर के दरवाजे को हर इंच पर ढक लिया। कुछ ही पल बीते थे कि तलवारों के वार से निकली सुनहरी रोशनी शांत हो गई। दरवाजे से सोने जैसी आभा निकल रही थी और उस पर एक भी खरोंच नहीं बची थी। शी म्यू का चेहरा उतर गया जब उसने कलाई के झटके से गोल्डन पाउंड तलवार को वापस बुलाया। लियू एन भी काफी असहज दिख रहे थे। शी म्यू ने क्रूस पर लटके उस विचित्र शरीर की ओर मुड़कर अपने दोनों हाथों को सीने के सामने रखकर अभिवादन किया। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह बुजुर्ग कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं? हो, मैं कोई और नहीं बल्कि नीला वानरों का राजा हूँ। शरीर ने आत्महीनता के भाव के साथ उत्तर दिया। हालांकि अंतिम कुछ शब्द गरिमापूर्ण लग रहे थे, मानो ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया हो जिसने कभी दुनिया पर राज किया था। शी म्यू और लियू एन तुरंत दंग रह गए। असंभव, नीला वानरों का राजा स्वयं स्वर्गारोहण शिखर पर रूप धारण समारोह आयोजित कर रहा है। तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो? लियू अन गुर्राया। वह तो मजाक है। वह तो एक ढोंगी से ज्यादा कुछ नहीं है। शरीर अचानक जोर से हिल गया और गुस्से से चीख उठा। ढोंगी? शी म्यू उलझन में था। मुझे नहीं लगता कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। हम बात करते हुए भी इससे राक्षसी गंध आ रही है, इसलिए यह शायद राक्षस जाति का है। देखने से लगता है कि इसका फर और चमड़ी पूरी तरह से उधेड़ी गई होगी। मैंने ऐसी तकनीक के बारे में पहले भी सुना है। किसी राक्षस की खाल उतारकर उसकी खाल पहनकर उसकी पहचान की जा सकती है। इसका असर इतना वास्तविक होता है कि समान श्रेणी के साथी भी कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे। लियू अन बुदबुदाया। ये शब्द शी म्यू के कानों में गूंज उठे। शी म्यू ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देखो भाई शी, हम दुश्मन नहीं हैं। अब जब हम दानव जाति के निषिद्ध क्षेत्र के ठीक बीच में हैं, तो हमारा हर कदम खतरा बन जाता है। हमारी ओर से जरा सी भी लापरवाही, हमें ऐसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो शायद हम जीत जाएं। आपकी क्या राय है? लियू आन ने पूछा। शी म्यू ने अपने शब्दों पर शांति से सोचा और फिर एक बहुत ही छोटा सा सिर हिलाया। लियू एन की आंखों में खुशी की एक झलक उभरी, लेकिन उसने उसे जल्द ही छिपा लिया। यदि आप वास्तव में नीला वानरों का राजा थे तो धोखेबाज कौन होगा? लियू एन ने पूछा। और कौन हो सकता है? ये तो वह बूढ़ा पादरी हुआंग लॉन्ग है। कुछ देर की खामोशी के बाद शरीर द्वेष से चिल्लाया। हुआंग लॉन्ग? शी म्यू की आंखों में सवाल तैर गए। उसने इस आदमी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हुआंग लॉन्ग? यह नहीं हो सकता।
स्वर्गपार अमरपंथ का दूसरा कमांडर लियूअन ने अचानक कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस दुष्ट के अलावा और कौन? शरीर ने उत्तर दिया। उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। लियूअन को घूरते हुए शिम्यू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। भाई शी डोंगझोउ महाद्वीप के पूर्वी प्रायद्वीप से हैं, इसलिए ये तय है कि आप हुआंगलॉन को नहीं जानते होंगे। वे स्वर्गपालौकिक अमरपंथ के दूसरे नंबर के सेनापति थे। वे लगभग 300 साल पहले लुप्त हो गए थे, इसलिए आज बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। अफवाहों के अनुसार ये हुआंगलॉन्ग स्वयं वू चेन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, लियूआन ने समझाया। उसकी बातें सुनकर शिम्यू ने अपना आश्चर्य नहीं छिपाया। तुम दोनों बदमाशों ने इस कमरे में जाल बिछा दिया है, और जैसे ही वह कमीना हुआंगलॉन्ग किसी को चुपके से अंदर आते देखेगा, तुम दोनों का जाना तय है। अगर तुम उस अंजाम को टालना चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें इस ढेर से बाहर निकालूंगा, उस बेढंगे शरीर ने कहा। शिम्यू और लियूएन ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुमसे ये बताने की जरूरत है, क्या डार्क मून कल्ट का खजाना फॉलनर एंजल डेस्क यहाँ हेवन एसेंशन पीक पर छिपा है? लियूएन की आंखें चमक उठीं जब उसने पूछा। फॉलनर एंजल डेस्क है ना? तो तुम यहीं हो। बिल्कुल सही, खजाना स्वर्ग के उद्गम शिखर के भीतर गुप्त तिजोरी में छिपा है। मुझे आजाद करो और मैं तुम्हें उस तिजोरी तक ले जाऊंगा। तुम वहां जो चाहो ले जा सकते हो। तिजोरी में एक गुप्त परिवहन संरचना भी है जो हम तीनों को तिजोरी से सुरक्षित बाहर भेज सकती है। शरीर ने धीरे से बुदबुदाया और आखिरकार जवाब दिया। ये पुष्टि सुनते ही लियूअन का चेहरा खिल उठा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। अब जल्दी करो, कोई नहीं कह सकता कि हुआंगलॉन्ग कब लौटेगा। शव चिल्लाया। लियूएन कुछ कहने ही वाला था कि उसे कुछ और याद आ गया और वह शिम्यू की ओर मुड़ा। शिम्यू वहीं खड़ा होकर कमरे को बिना किसी उद्देश्य के देख रहा था। उसके विचार अथाह थे। अध्याय 398 दानव बध कीलें और अजगर वशीकरण स्तंभ। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। भाई शी, आपके मन में क्या है? लियूएन ने पूछा। शिम्यू ने लियूएन की उपेक्षा करते हुए क्रूस पर कीलों से ठोंके गए नीले वानरों के राजा की ओर मुड़कर पूछा। एल्डर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, स्वर्ग के उद्गम शिखर का गुप्त तहखाना जिसके बारे में आपने बात की थी, इसी कमरे में है। सही कहा ना? शिम्यू की नजरें नीले वानरों के राजा पर टिकी थीं और वह बोलते हुए उसके हर शब्द का उच्चारण कर रहा था। नीला बंदर राजा उसकी बातें सुनकर काफी हैरान हुआ, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद उसने जोर से सिर हिलाया। लियूएन इस बातचीत से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा, शिम्यू ने राहत महसूस करते हुए उत्तर दिया। नीला बंदर राजा एक स्वर्ग श्रेणी का अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शिम्यू को यकीन था कि अगर वह लिएन के साथ मिलकर काम करता है तो वे युद्ध में उसका मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि एक बार मुक्त होने के बाद राजा उन्हें धोखा दे देगा। बहुत अच्छा एल्डर, हमें बताइए कि आगे क्या करना है, लियूएन ने शुरू किया। ये 4 राक्षसी कीलें मेरी सभी मध्याह्न नाड़ियों में बाधा डालकर मुझे बांधती हैं। ये महामेरु की स्वर्णिम संरचना से जुड़ी हैं, जिसे तुम फर्श पर देख रहे हो। राक्षसी कीलों को हटाने के लिए तुम्हें पहले इनके बीच का संबंध तोड़ने में मेरी मदद करनी होगी। नीला वानरों के राजा ने तेज सांस लेने से पहले उत्तर दिया, जिससे उसके शरीर से हरी बत्तियां चमक उठीं। चारों दानव बध कीलों ने हरे प्रकाश के साथ चमकते हुए एक साथ एक पथ बनाया और नीला वानरों के राजा के शरीर पर चमकदार हरे प्रकाश को दबा दिया। शिम्यू और लियूएन के हाव भाव बदल गए। दोनों साफ देख सकते थे कि 4 पतली हरी रोशनियां जमीन के रास्ते गुप्त कमरे के चारों कोनों से जुड़ रही थीं। हर कोने पर जमीन से निकला आधा फुट लंबा काले पत्थर का एक खंभा था, जहां हरी रोशनी आखिरकार खत्म हो गई। ये 4 ड्रैगन वशीकरण स्तंभ हैं। इन्हें नष्ट कर दो और कनेक्शन टूट जाएगा, नीला वानरों का राजा हाँफते हुए बोला। आखिरी शब्द बोलते ही मानो वह फिर से कोमा में चला गया हो। लियूएन और शिम्यू ने एक दूसरे को जानने वाली नजर से देखा और फिर क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी स्तंभों की ओर दौड़ पड़े। शिम्यू ने अपनी कलाई हिलाई और उसकी तलवार से प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली और दक्षिणी कोने में स्थित काले पत्थर के स्तंभ से टकराई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने काले खंभे को सक्रिय कर दिया हो और उसकी सतह से एक चमकदार काली आभा के बड़े बड़े धब्बे झिलमिलाते हुए रक्त लाल आंखों वाले एक मिलक के आकार के काले भूत की छवि में परिवर्तित हो गए। उस विचित्र प्राणी ने अपना बड़ा जबड़ा खोला और गोल्डन पाउंड ब्लेड का अनुमान लगाया। यह नजारा देखकर शिम्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपनी उंगली थपथपाई और इसी तरह गोल्डन पाउंड ब्लेड हवा में ही रुक गया। उसकी आगे की गति के कारण ब्लेड गोल गोल घूमने लगा। इस बीच भूत ने ब्लेड को कुतरना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्लेड उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाया था, जिससे वह गुस्से से उस लटकते हुए ब्लेड पर दहाड़ने लगा। शिम्यू ने एक मंत्र बुदबुदाया और फिर से इशारा किया। इस बार गोल्डन पाउंड ब्लेड एक विस्फोटक सुनहरी आभा के साथ चमक रहा था, क्योंकि कई गज की सुनहरी तलवार की रोशनी काले भूत पर ओलावृष्टि की तरह बरस रही थी। काले भूत ने भयानक हंसी के ताने छोड़े और फिर अपना जबड़ा चौड़ा करके एक मोटी स्याही जैसी काली धुंध छोड़ी। फिर उस भयानक बेचैन करने वाली धुंध ने सुनहरी रोशनियों को घेर लिया। जैसे ही रोशनियां काले धुंधलेपन के संपर्क में आईं, उनकी चमक तुरंत फीकी पड़ गई, मानो उसमें जंग लग गई हो।
धुंध अभी भी ब्लेड की किरणों के चारों ओर लिपटी हुई थी और भूत ने उनमें से हर एक को पूरा निगल लिया। इस घटनाक्रम से शिमयू अचंभित रह गया। उसी समय उसने दूसरी ओर से विलाप की आवाज सुनी। स्रोत की ओर मुड़ते हुए शिमयू ने देखा कि लियू एन जिस खंभे पर काम कर रहा था उसके ऊपर भी एक ऐसा ही काला भूत दिखाई दिया था। ये काला भूत खुशी से एक सफेद खंजर चबा रहा था। काले पिशाच द्वारा खंजर को निगलने से पहले ही उसकी रोशनी भी तेजी से खत्म हो रही थी। शिमयू ने अपनी नजरें हटा लीं और सामने खड़े शैतान पर केंद्रित कर दी। उसने हाथ हिलाया और उसके शरीर के सामने लाल बत्तियां चमक उठीं। फिर एक दर्जन आग के गोले उड़कर उस शैतान की ओर बढ़े। भूत ने फिर से वही काली धुंध छोड़ने से पहले हंसना शुरू कर दिया। आग के गोले काले धुएं के संपर्क में आते ही फुफकारने लगे, बिल्कुल पानी के संपर्क में आने वाली लपटों की प्रतिक्रिया की तरह। आग के गोले चिंगारियों के टुकड़ों में तब्दील हो गए, इससे पहले कि काला भूत उन्हें एक बार फिर पूरा निगल जाता। भाई शी, इन काले शैतानों में जरूर कुछ गड़बड़ है। मानो ये किसी भी तरह के हमले को झेल सकते हैं। दूर से लियू एन की आवाज गूंजी। उसके ज़ोंबी भी पूर्व और पश्चिम कोनों में स्थित खंभों की ओर शक्तिशाली घूंसे की बौछार कर रहे थे। फिर भी अपने अपने खंभों की रक्षा कर रहे काले पिशाचों ने बिना किसी प्रयास के उन सभी को खा लिया। क्या आप इन भूतों को पहचानते हैं, भाई लियू? शिमयू ने पूछा। दुर्भाग्य से ये पहली बार है जब इस लियू ने उन्हें देखा है। शिमयू की भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसने एक धीमी सी गुर्राहट निकाली और आग की लपटों का एक दहकता हुआ सा आभामंडल निकला। लपटें एक साथ मिलकर एक धधकते लाल बंदर का रूप ले लिया। क्रिम्सन एप ऊर्जा संरचना जैसे ही प्रकट हुई, उसमें लड़ाकूपन भर गया। समस्या यह है कि हमारे पास इसकी और गहराई से जांच करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। कौन जाने वह हुआंग लॉन्ग कब लौटेगा। हमारे पास बस यही विकल्प है कि इस ड्रैगन विरोधी स्तंभ को बलपूर्वक तोड़ दिया जाए, शिमयू ने जवाब दिया। फिर एक कर्कश चीख निकाली और अपनी पीठ में म्यान से अपना स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू निकालकर स्तंभ पर टूट पड़ा। उसके हाथ ने तुरंत एक रहस्यमय संकेत किया और उसके ऊपर मौजूद क्रिम्सन एप ने काले भूत पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर एक तेज चीख मारी और आग की एक सफेद गर्म धारा छोड़ी। आग की लपटों से छुआ शून्य का हर इंच तुरंत विकृत और मुड़ गया, जैसे धधकती धारा से लहरें उठ रही हों। यह आदिकालीन नरक था, एक ऐसी तकनीक जो अपवित्र और मरे हुए लोगों के खिलाफ सबसे प्रभावी थी। काले भूत का चेहरा गहरा हो गया। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसका मुंह खुल रहा था और बंद हो रहा था, मानो वह सांस के नीचे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। जैसे ही आदिकालीन नरक काले भूत को पकड़ने ही वाला था, उसने अचानक अपना सिर उठाया और लाल काली लपटें उगल दीं। लपटें एक भयानक एहसास दे रही थीं और किसी तरल पदार्थ की तरह चिपकी हुई लग रही थीं। लाल काले रंग की लपटें चमक उठीं और आदि नरक से टकराने से पहले कमल का रूप ले लिया। बूम! जैसे ही दोनों हमले हुए, विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। लौ जोर से हिली और उसका कमल जैसा आधा हिस्सा टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि वह आदिकालीन नरक के हमले को काला करने में कामयाब रही। इससे पहले कि काला भूत सांस ले पाता, उसके पीछे एक आकृति चमक उठी। ये शिमयू था, जो प्रेत जैसी गति से प्रकट हुआ। शिमयू के हाथों में लाल रंग की एक चमक उठी। उसके बाद 2 उन्नत श्रेणी के लाल ताबीज प्रकट हुए। उसने अपने हाथ में रखे ताबीज को कुचल दिया और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ 2 विशाल लाल ड्रैगन हवा में प्रकट हो गए। ये ड्रैगन लगभग 7 से 8 गज लंबे थे। उनके शरीर पूरी तरह से आग की लपटों में घिरे हुए थे और जब वे भूत पर हमला कर रहे थे तो उनसे बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही थी। ये धधकती आग वाला ड्रैगन आकर्षण था, जो कि वर्तमान में शिमयू के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली अग्नि विशेषता वाला आकर्षण था। काला भूत अभी भी पूरी ताकत से आदिकालीन नरक को रोकने की कोशिश कर रहा था। जब उसने 2 ड्रैगन को अपनी ओर तेजी से आते देखा तो भूत घबराकर चौंक गया। उसकी आंखें डर से भरी थीं, जब तक कि वह चीखा नहीं और अपना बायां हाथ फाड़ डाला। उस भूत ने एक मंत्र बुदबुदाया, जिससे बायां हाथ फट गया और एक काली ढाल में बदल गया। धमाका! ढाल ने दोनों अग्नि ड्रैगन को पूरी तरह से रोक दिया। राहत की सांस छोड़ते हुए पिशाच ने एक और मंत्र बुदबुदाया और अपनी बची हुई भुजा से इशारा किया। काली ढाल पर लहरें उभर आईं। गरशश की धीमी दबी हुई आवाज के साथ लहरों से 1 दर्जन मोटे काले तंतु बाहर निकले और अग्नि ड्रैगन को उलझाकर ढाल में खींच लिया। ढाल की सतह किसी अन्य आयाम के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती प्रतीत होती थी। यहाँ तक कि 2 बड़े ड्रैगन भी इसकी सतह में गायब हो सकते थे। इस समय तक शिमयू उन्मत्त हो चुका था। उसने हाथ हिलाकर अपने हाथ से गोल्डन पाउंड ब्लेड निकाला। उड़ते हुए वह 10 गज चौड़े एक विशाल ब्लेड में बदल गया और नीचे की ओर झूलने लगा। इसके साथ ही स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के चाकू से भिनभिनाने जैसी ध्वनि निकली तथा प्रकाश की एक चमकदार पारदर्शी किरण लगभग 2 फीट लंबी काले पिशाच की ओर बढ़ी। शिमयू इस समय इस बात की चिंता नहीं कर सकता था कि उसका गोल्डन पाउंड ब्लेड काले पिशाच की शक्तियों से नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पद प्राप्त करने के बाद शिमयू ने धीरे धीरे स्वर्गीय उल्कापिंड जैसे काले लोहे के चाकू की शक्तियों से खुद को परिचित कर लिया था। अब वह पहले की तरह उसके प्रति अड़ियल नहीं रहा। स्तब्ध काले भूत ने अपने जबड़े चौड़े किए और काली रोशनी का एक झोंका उगला, जो धीरे धीरे एक काले पंजे में बदल गया और गोल्डन पाउंड ब्लेड को पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच उसका दाहिना हाथ कई तहों में फैल गया और उसकी उंगलियां स्वर्गीय उल्कापिंड जैसे काले लोहे के चाकू के चारों ओर लिपटते हुए प्रकाश की कई काली किरणें फूट पड़ीं। हालांकि अगले ही पल एक करस्प्लाट की आवाज सुनाई दी जब स्वर्गीय उल्कापिंड जैसे काले लोहे के चाकू ने उस भूत के दाहिने हाथ को बिना किसी प्रयास के चीर डाला।
चाकू यहीं नहीं रुका, वह भूत की छाती पर सरकता गया और उसकी छाती पर 1 फुट लंबा घाव कर दिया। शी म्यू और भूत दोनों ही स्तब्ध रह गए। उनमें से किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। शी म्यू का मूड तुरंत खुशी में बदल गया जब उसने अपनी बांह को टकराया और स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के चाकू की दिशा बदल दी। इस बार तलवार से 9 अलग अलग किरणें दागी गईं जो सीधे काले पिशाच पर जा लगीं। भयभीत भाव के साथ काले भूत ने काली रोशनी का एक विस्फोट उत्सर्जित किया जो अंडे के आकार के सुरक्षात्मक कोकून में बदल गया। 9 ब्लेड किरणें काली ढाल पर लगातार धमाके के साथ गिरीं, जिससे कोकून 1 सेकंड में चकनाचूर हो गया, जबकि ब्लेड किरणें पिशाच की ओर बढ़ती रहीं। ब्लेड किरणों के जाल से निकलते ही एक खून जमा देने वाली आह की आवाज हवा में फैल गई। ये सिर्फ 1 सेकंड तक रही और फिर पूरी तरह से खामोश हो गई। काला भूत काली स्याही की तरह काले कोहरे के धब्बों में बदल गया। अभी भी पूरी तरह से नष्ट होने से बहुत दूर था। कोहरा हवा में ऐसे हिल रहा था मानो कोई नया रूप लेने वाला हो। शी म्यू का विजयी भाव फीका पड़ गया। वह अभी कुछ करने ही वाला था कि तभी स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू अचानक कंपन करने लगा और काली रोशनी का एक आभामंडल निकला, जिससे एक अत्यंत तीव्र चूषण शक्ति वाला काला भंवर बन गया। काला कोहरा बिना किसी संघर्ष के तुरंत ही भंवर में समा गया। स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के चाकू से निकलने वाली काली चमक धीरे धीरे कम हो गई और फिर अपने मूल स्वरूप में लौट आई। शी म्यू ब्लेड को घूरता रहा, अभी भी जो कुछ हुआ उससे स्तब्ध था। अब जबकि काला भूत चला गया था, काला ड्रैगन वशीकरण स्तंभ पूरी तरह से उजागर हो गया था। शी म्यू ने अपना सिर हिलाया, अपने दिल के संदेह को दूर किया और विजय का भाव एक बार फिर उभर आया। उसने जोर से चीख मारी और अपने बाएं हाथ से लाल लपटें पैदा की। फिर उसे ड्रैगन वशीकरण स्तंभ पर पटक दिया। धमाका! खंभा हवा में बिखरे मलबे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं था। बीच में वेदी पर नीला बंदर राजा के बाएं हाथ पर राक्षसी कील मंद हो गई। लियू आन अभी भी अपने काले भूत के साथ प्रक्षेपास्त्रों की लड़ाई में उलझा हुआ था। जब उसने देखा कि शी म्यू की तरफ क्या हुआ था, तो उसकी आंखों में एक क्षणिक विस्मय का भाव आ गया। उसने कुछ कहा भी नहीं था कि शी म्यू का शरीर चमककर उसकी ओर झपटा। कुछ ही कदमों की दूरी पर शी म्यू उस काले भूत के पीछे प्रकट हो गया जिससे लियू अन लड़ रहा था। स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू मानो बिजली की कड़क के साथ भूत पर गिरा। प्रतिक्रिया में भूत ने अपने जबड़े चौड़े कर लिए और एक घना काला कोहरा छोड़ते हुए उसे एक ढाल में बांध लिया। बेशक स्वर्गीय उल्कापिंड जैसे काले लोहे के चाकू ने उसे ऐसे चीर डाला जैसे कुछ था ही नहीं। एक किरैक से ढाल बड़े करीने से 2 टुकड़ों में कट गई। बिजली की गति से ब्लेड से निकली किरण ने पिशाच को 2 टुकड़ों में काट दिया। विभाजित पिशाच काले कोहरे में विस्फोटित हो गया और एक बार फिर स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के चाकू की सतह से एक काली रोशनी चमक उठी। इससे पहले कि एक काला भंवर फिर से प्रकट हुआ और कोहरे को पूरी तरह से निगल गया। अध्याय 399 एक परीक्षा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शी म्यू का बायां हाथ धुंधला हो गया जब उसने काले खंभे पर एक तेज लाल रंग का वार किया। धमाका! ड्रैगन को वश में करने वाला स्तंभ टुकड़ों में बिखर गया। लियू अन अभी राहत की सांस ले ही रहा था कि शी म्यू पूर्वी कोने में लड़ाई की ओर मुड़ा। ये देखकर लियू अन ने अपने पैर घसीटे और उसके पीछे चल दिया। अब जबकि उन्हें इन भूतों पर स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के चाकू के अजीबोगरीब विशिष्ट प्रभाव के बारे में पता चल गया था, शेष 2 काले भूतों ने शी म्यू और लियू एन के संयुक्त हमलों से ज्यादा कुछ नहीं झेला। इन भूतों को जवाबी कार्रवाई करने का एक भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि वे टुकड़े टुकड़े हो गए। एक और धीमी धमाके के साथ ड्रैगन को वश में करने वाला अंतिम स्तंभ भी नष्ट हो गया। लोहे के क्रॉस पर नीला राजा के शरीर पर अंतिम हरी कील निकल गई। नीला वानरों का राजा एक लंबी दहाड़ के साथ बोला। उसकी आवाज किसी तूफान की गर्जना जैसी थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी चीख से गूंजते हुए गुप्त कमरा भी हिलने लगा। विस्मित शी म्यू और लियू एन को अपने पैरों तले जमीन कांपती हुई महसूस हुई। अब उन्हें नीला वानरों के राजा की शक्तियों का बेहतर अंदाजा हो गया था। नीला वानरों का राजा का शरीर चमकदार हरे प्रकाश से चमक रहा था, जो इतना चकाचौंध कर देने वाला था कि कोई भी उसे सीधे नहीं देख सकता था। प्रकाश के मंद हो जाने के बाद 3 हरे मृग तृष्णाओं ने नीला वानरों के राजा के शरीर पर लगे दानव बंधित नाखूनों को पकड़ लिया और उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे कीलें खींची जाती गईं, नीला वानरों का राजा का आभामंडल और अधिक शक्तिशाली होता गया। शी म्यू और लियू आन अब क्रॉस के दोनों ओर खड़े थे। ये देखकर उनके दिलों में स्तब्धता छा गई। किसी समय शी म्यू ने अपने शरीर में वास्तविक क्यूई की पूर्ति के लिए अपने हाथ से अग्निगुण वाला स्पिरिट स्टोन निकाल लिया था। लियू एन ने अपने दोनों बर्बर ज़ॉम्बी को अपने दोनों ओर खड़े होने का निर्देश दिया। जब 4 दानव बांधित नाखूनों को अंततः नीला वानरों के राजा से बाहर खींच लिया गया, तो शरीर से एक भयानक दमनकारी दबाव निकला, जिससे निर्जीव कमरा भी कांप उठा। हा 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 हा! आखिरकार 300 साल बाद 300 साल और मैं आखिरकार आजाद हूँ। नीला वानरों का राजा, जिसका रक्तरंजित शरीर अब हरे प्रकाश के आवरण में लिपटा हुआ था, क्रूज से नीचे गिर पड़ा और उसके मुंह से उन्मादपूर्ण हंसी निकली। शी म्यू के हाव भाव थोड़े बदल गए। इस समय इस नीला वानरों के राजा से जो ऊर्जा निकल रही थी, वह पहले वाले वू चेन से किसी भी तरह कम नहीं थी। अब जबकि नीला बंदर राजा अपनी जेल से रिहा हो चुका था, किसी को नहीं पता था कि यहाँ से क्या उम्मीद की जाए। शी म्यू ने मुड़कर लियू एन की तरफ देखा, जो संयोग से शी म्यू की तरफ देखने के लिए मुड़ा था। उनकी नजरें मिलीं और एक पल में ही दोनों समझ गए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं।
हरे प्रकाश के बीच नीला वानरों के राजा के रक्त रंजित शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होने लगीं और नंगी आंखों से भी देखी जा सकने वाली गति से बढ़ने लगीं। त्वचा, बाल और यहाँ तक कि चेहरे के अंगों की एक नई परत धीरे धीरे वापस आ गई। नीला वानरों को अंततः अपने मूल रूप में लौटने में बस कुछ ही समय लगा। हरे बालों से भरे पूरे शरीर वाला एक विशालकाय वानरों जैसा। उसकी उम्र उसकी त्वचा की झुर्रियों से झलक रही थी, लेकिन उसकी पुतलियों की तेज हरी चमक उम्र के असर को पीछे छोड़ रही थी और केवल एक अवर्णनीय शाही अंदाज का आभास दे रही थी। शी म्यू की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने सामने खड़े नीले वानरों के राजा को देखा। राजा भले ही बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा उसके सपने में आए सफेद वानरों के 4 राक्षस अनुयायियों में से एक जैसा लग रहा था। इतना ही नहीं, शी म्यू ये भी समझ सकता था कि बाहरी रूप से ठीक होने के बावजूद राजा की अंदरूनी चोटें अभी भी उसकी नई उभरी हुई त्वचा के नीचे मौजूद थीं। फिर भी वह जानता था कि वह अकेले नीला वानरों के राजा का सामना नहीं कर पाएगा। फिर हरे प्रकाश की चमक में वानर राजा तीव्र गति से सिकुड़ गया, जब तक कि वह हरे वस्त्र पहने सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित नहीं हो गया। उसके शाही गालों की हड्डियां उसे एक ऋषि जैसा रूप दे रही थीं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया। हड्डियों के टूटने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। बधाई हो एल्डर एजियो एपकिंग, अब आप आजाद हैं, लियू अन ने सबसे पहले हंसते हुए कहा। नीला बंदर राजा उसकी बातें सुनकर मुड़ा और शी म्यू और लियू एन की ओर देखा। लियू आन कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक वानर राजा की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। राजा ने अपनी बाहें उठाईं और एक एक बाह शी म्यू और लियू आन की ओर बढ़ा दी। जैसे ही हमले की सूचना मिली, उनके सामने एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी और अचानक 7 से 8 गज चौड़ी हरी ताड़ की लकड़ी में बदल गई। इससे पहले कि हथेलियां उन तक पहुंचती, वे हवा के झोंके के माध्यम से हमले के दबाव को महसूस कर सकते थे। दोनों आदमियों के चेहरे पर स्तब्धता थी। गनीमत रही कि वे नौसिखिए नहीं थे। हमला इतना अचानक होने के बावजूद उन्हें अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। लियू एन के दोनों ओर खड़े ज़ॉम्बी अपने मालिक के सामने प्रकट हुए। एक दहाड़ के साथ उनके शरीर से धूसर रोशनी चमक उठी और उन्होंने अपनी मुठ्ठियां आगे की ओर फेंक दी। 4 झिलमिलाती मुठ्ठियां हरी हथेलियों की ओर झपटी और उन्हें जोरदार शोर से रोक दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने जिद करके ताड़ के पेड़ों को अपने मालिक के पास आने से रोका, उनके पैर जमीन में धंस गए। ताड़ के पेड़ों के जोर से ज़ॉम्बी की बाहें फट गईं, जिससे उनमें से गहरे पीले रंग का रस बहने लगा। चौकोर जबड़े वाले ज़ॉम्बी की हालत और भी खराब थी। शी म्यू के हमले के बाद उसकी भुजाएं अभी वापस बढ़ी थीं और अब उसकी नई भुजाएं टहनियों की तरह टूट रही थीं। इसके बावजूद ज़ॉम्बी हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके चारों ओर धूसर रोशनी नाच रही थी और धीरे धीरे उन्हें बड़े हरे ताड़ के पेड़ द्वारा पीछे की ओर धकेला जा रहा था। लियू आन ने हाथों के कई इशारे किए और उसके सामने रक्त लाल रोशनियां झिलमिला उठीं, जिससे एक बड़ी लाल रंग की लहर बन गई। लहर की सतह पर एक सुनहरी खोपड़ी की छवि सिल दी गई थी। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय भूत लहर ही थी। लाल रंग की चमक के साथ सुनहरी खोपड़ी जीवित हो उठी, जैसे उसने अपने जबड़े चौड़े कर लिए हों और हरे ताड़ के पेड़ से टकराने से पहले उसके मुंह से रक्त लाल प्रकाश का स्तंभ निकला हो। धमाका! लाल प्रकाश की किरण विशाल हरे ताड़ के पेड़ पर सीधे जा गिरी। कुछ देर तक टिमटिमाती रही, फिर पूरी तरह गायब हो गई। लियू एन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था क्योंकि वह परिणामी शॉकवेव से 2 कदम पीछे हट गया था, लेकिन उसे संभलने में ज्यादा समय नहीं लगा। दूर से एक और ताली की आवाज आए। शी म्यू ने अपना लाल हो चुका बायां हाथ वापस खींच लिया था और जैसे ही उसने ऐसा किया, हाथ की सतह पर नाचती लपटें तुरंत बुझ गईं। उसकी ओर उड़ता हुआ हरा ताड़ का पेड़ पूरी तरह से गायब हो चुका था। शी म्यू भावशून्य रहा, उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। ऐसा लग रहा था मानो उसने हरे उड़ते हुए ताड़ के पेड़ का सीधा सामना किया हो और बिना किसी चोट के बच गया हो। लियू एन की आंखों में अज्ञात भावना की एक छोटी सी चमक उभरी जब वह ये सब देख रहा था। लियू आन को एक गोली खानी पड़ी, तभी उसके गालों पर रंगत लौट आई। उसने दूर खड़े नीले वानरों के राजा को घूरते हुए कहा, मैं जवाब चाहता हूँ, तुम अपनी बात से क्यों मुकर गए? शी म्यू का बायां हाथ धुंधला हो गया जब उसने एक मध्यम दूरी का अग्नि गुण वाला स्पिरिट स्टोन निकाला। जैसे ही उसका शरीर पत्थर में समाये आध्यात्मिक ऊर्जा को भूख से चूस रहा था, उसकी नजरें नीले वानरों के राजा पर टिकी रहीं। राजा ने शी म्यू के बाएं हाथ की ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में उलझन के भाव उभर आए। अच्छा, चूंकि तुम दोनों बदमाशों ने एक राजा के हमले का सामना करने में कामयाबी हासिल कर ली है, तो तुमने कम से कम खुद को एक राजा के साथ काम करने के लिए सक्षम तो दिखाया है। नीला बंदर राजा ने अपने चारों ओर फैली भयावह आभा को हटाते हुए कहा, हमने तुम्हें बचाया और तुमने हम पर पीठ में छुरा घोंपने जैसा हमला करके जवाब दिया। तुम हमसे कैसे उम्मीद करते हो कि हम यकीन कर लें कि अब तुम सचमुच हमारा साथ दोगे? लियू आन ने पलटकर जवाब दिया। नीला बंदर राजा के चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा उभर रहा था। तू नीला बंदर राजा की बातों पर सवाल उठा रहा है, नासमझ। माफ कीजिए बड़े साहब, इस कमरे में छिपा हुआ जाल बहुत पहले ही सक्रिय हो चुका है, इसलिए हमें अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप अपने वादे के मुताबिक काम करेंगे, हमारी मौजूदा मुश्किलों का ध्यान रखेंगे और हमें भागने में मदद करेंगे, शी म्यू ने आखिरकार कहा। नीला वानरों का राजा कुछ देर तक शी म्यू को देखता रहा और उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। हो, कम से कम इस बदमाश में थोड़ी अक्ल तो बची है। अब ये देखो। अगले ही पल नीला वानरों के राजा ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और वह फिर से एक चमकदार पन्ने की रोशनी से चमक उठा। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ उसका शरीर बड़ा हो गया।
जैसे ही नीला बंदर राजा की घुंघराले दाढ़ी एक शासक की तरह सीधी हो गई, उसकी आभा का दबाव खतरनाक रूप से बढ़ गया, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से भयावह दिखने लगा। शी म्यू और लियू आन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए जब वे कुछ कदम पीछे हटकर रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। शी म्यू ने अपने दाहिने हाथ से स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू अपने सामने रखा, जबकि असली क्यूई धीरे धीरे उनके बाएं हाथ में प्रवाहित हो रही थी। दूसरी ओर लियू आन ने एक छोटी सी गहरे लाल रंग की लहर को बुलाया और दोनों बर्बर ज़ॉम्बी को अपने सामने खड़े होने का आदेश दिया। नीला वानरों का राजा उनकी हरकतों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आकृति धुंधली हो गई और अचानक कमरे के बीचों बीच प्रकट हो गई, मानो वह वहां टेलीपोर्ट हो गया हो। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और ऊपर छत को देखा। शी म्यू का दिल धड़क उठा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। नीला वानरों के राजा से चमकती हुई चमकदार हरी रोशनियां लहरों की तरह उसके सिर की ओर बढ़ रही थीं और एक छोटी सी आकृति उसके सिर के ऊपर मंडरा रही थी। शी म्यू और लियू एन दोनों ठिठक गए। हरे फर वाला ये बंदर लगभग आधा फुट लंबा था। ये बहुत छोटा फिर भी जीवंत था। इसकी आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। यह नीला बंदर राजा की आदि आत्मा थी। आदिम आत्मा प्रक्षेपण। शी म्यू बुदबुदाया, अब जबकि उसकी आदि आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया था। नीला बंदर राजा की असली आंखें धुंधली हो गईं, उसकी भुजाएं कमजोर होकर उसके बगल में लटक गईं, मानो किसी सुस्ती के जादू ने उसे जकड़ लिया हो। छोटे बंदर ने न तो शी म्यू को और न ही लियू एन को कुछ कहा, बल्कि उसने अपनी गर्दन उठाई और अपना मुंह चौड़ा करके दांत दिखाने लगा। फिर उसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकाली। गुप्त कमरे की छत जादुई चिन्हों के गोलों से भरी हुई थी, लेकिन शी म्यू ने जब प्रवेश किया तो अपनी जादुई आंखों से उनकी जांच की और उन्हें पता चला कि वे बिना किसी विशेष उद्देश्य के केवल मानक प्रतिबंध जादू थे। हालांकि मानो उस नन्ही वानर आत्मा की चीख का जवाब देते हुए चिन्ह अचानक चमक उठे और आपस में गुंथकर हल्के हरे रंग की 2-3 गज चौड़ी डिस्क बना ली। जैसे किसी शांत झील की सतह बसंत की हवा से हिल रही हो, वैसे ही झील की सतह पर लहरें नाचने लगीं। रहस्यमय रूनिक प्रतीकों के एक के बाद एक अक्षर झुंड में मछलियां बनकर उभरे। लहरों के धक्के से रूनिक चिन्ह चारों ओर फैल गए। कुछ ही सेकंड के अंतराल में प्रकाश की पूरी पीली हरी डिस्क की सतह इन रहस्यमय रूनों से भर गई। उसी समय छोटी वानर आत्मा की आकृति धुंधली हो गई और हरे रंग की किरण में बदल गई। जैसे ही वह नीला वानर राजा के सिर में गई और गायब हो गई। नीला वानरों के राजा के आदिम आत्मा प्रक्षेपण से लेकर आदिम आत्मा की वापसी तक केवल कुछ ही सेकंड का समय लगा, फिर भी यह शी म्यू और लियू एन दोनों को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त था। अपने आदिम शरीर के वापस लौटने के बाद नीला वानरों के राजा की आंखों में अपनी बुद्धिमानी भरी रोशनी लौट आई। उसने तुरंत दोनों हाथों से कई संकेत किए, तभी हरी बिजली चमकी और उसके शरीर को एक घने जाल में ढंक लिया। एक झटके के साथ बिजली छत पर लगे हल्के हरे प्रकाश चक्र की ओर एक अनियंत्रित बाढ़ की तरह ऊपर की ओर बढ़ी। शक्तिशाली प्रहार के बावजूद हरी बिजली संपर्क में आते ही मानो एक हल्के हरे रंग की डिस्क में बदल गई। डिस्क ने लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, मानो बिजली कुछ भी नहीं थी। अध्याय 400 स्वर्गारोहण खजाना तिजोरी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। नीला वानरों का राजा लगातार चक्करदार हस्त संकेत करता रहा तथा ऊपर की छत पर अपने द्वारा बुलाई गई सघन हरी बिजली की बौछार करता रहा। लियू आन हवा में चमकती रोशनियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस बीच शी म्यू ने चुपके से अपनी जादुई आंखें चालू कर ली थीं। जैसे ही उसकी पुतलियों से सुनहरी रोशनी चमकी, उसने महसूस किया कि जब हरी बिजली डिस्क में घुसती है तो बेतुके लगने वाले रूनों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा था मानो हरे रंग की बिजली की हर एक चमक किसी एक रूनिक वर्ण के सीधे अनुपात में हो। और जैसे जैसे रूनों की संख्या कम होती गई, प्रकाश की हरी डिस्क धीरे धीरे हिलने लगी। पलक झपकते ही डिस्क की रक्षा करने वाला अंतिम रून पूरी तरह से गायब हो गया और डिस्क अपनी चिकनी अक्षत आकृति में लौट आई। एकमात्र अपवाद ये था कि इसकी सतह अब किसी प्रकार की हिंसक अशांति में उलझी हुई थी। शुरू करना। नीला वानरों का राजा एक धीमी चीख के साथ 3 मुंह भर रक्त थूक गया। उसने एक पल के लिए अपने हाथों को आपस में रगड़ा और फिर उन्हें ऊपर उठा लिया। एक पल में रक्त की 3 बूंदें घूमने लगीं और 3 विशाल रक्त लाल रूनों का रूप ले लिया। रून सीधे छत पर लगी हल्की हरी प्रकाश की डिस्क में उड़ गए और उसकी सतह में एकसार हो गए। डिस्क से चमकीली हरी रोशनियां फूट पड़ीं और टुकड़ों में बिखर गईं, फिर धीरे धीरे बिखरती हुई छोटी छोटी किरणों में बदल गईं। जहां कभी प्रकाश डिस्क खड़ी थी, वहां 2 सफेद संगमरमर के दरवाजे थे जो जेड की तरह शुद्ध थे। दोनों कसकर बंद थे। ये देखकर लियू एन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शी म्यू का दिल खुशी से धड़क उठा। इसमें कोई शक नहीं था, यही वह दरवाजा था जिससे सपने में सफेद बंदर उन 4 राक्षसों को लाया था। एक शिक्षित अनुमान से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह घटना कम से कम 1000 वर्ष पहले घटित हुई थी, लेकिन संगमरमर का दरवाजा अभी भी वैसा ही दिखता है जैसा वह इतने समय पहले था। गह हा, तुम नीच कमीने, तुमने एक राजा को सैकड़ों सालों तक यहाँ कैद रखा, गुप्त तिजोरी ढूंढने के लिए हर तरह के घिनौने यातना उपकरणों का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह तुम्हारे ठीक ऊपर मौजूद था। जादू टोने के उस दौर के बाद नीला वानरों का राजा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी वह अपने अनुपस्थित दुश्मन का मजाक उड़ाते हुए एक घमंडी हंसी हंसने में सक्षम था। बड़े, क्या आप कह रहे हैं कि इस पत्थर के दरवाजे के पीछे वही गुप्त तहखाना है जिसमें फॉलनर एंजल डेस्क है? लियू एन जैसा संकोची आदमी भी इस समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था।
अरे बेअदब अज्ञानी, क्या कोई राजा इतना अभद्र होगा कि तुम जैसे लोगों से झूठ बोले? नीला वानरों के राजा ने लियू अन को घूरा और जवाब दिया, जब महामहिम संत राजा मुझे पश्चिमी ही महाद्वीप के हर इलाके को जीतने के लिए अपने साथ ले गए थे, तब तुम जैसे बदमाश का जन्म भी नहीं हुआ था। तुम्हारा कमजोर नेता महामहिम संत राजा जैसे शक्तिशाली दानव के सामने कुछ भी नहीं था। तुम्हारे तुच्छ नेता ने अपने गिरे हुए देवदूत डेस्क या जो भी उसका आकर्षक नाम था का इस्तेमाल किया और फिर भी महामहिम ने उसे पल भर में 2 टुकड़ों में काट डाला। इसका आधा हिस्सा हमारा खजाना बन गया है, जिसे इस पवित्र भूमि में इसी राजा ने सील कर दिया है, और तुम में से कोई भी तुच्छ डार्क मून कल्पिस्ट इसके बारे में कुछ कर भी सकता है। अगर महामहिम गायब नहीं हुए होते तो क्या तुम इंसानों और बर्बर लोगों को सचमुच लगता है कि पश्चिमी ही महाद्वीप के 1 इंच भी हिस्से में तुम्हारे बचने की कोई संभावना है? बड़े साहब, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। कृपया गुप्त तिजोरी का दरवाजा खोलने में हमारी मदद करें। लियू आन ने आदरपूर्वक अभिवादन करते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा। दूसरे पक्ष की बातें उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाईं। नीला वानरों का राजा और भी कुछ कहना चाहता था। शायद वह अपनी कुंठाओं को निकालने के लिए लियू एन का और भी अधिक मजाक उड़ाने की योजना बना रहा था। फिर भी उसके जानबूझकर उकसावे पर लियू एन की प्रतिक्रिया ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसने अपनी मुट्ठी से किसी शून्य पर प्रहार किया हो। उसने शी म्यू की तरफ देखा, जो पूरे समय चुप रहा था और कुछ नहीं बोला। कंधे हिलाने पर उसके इंसानी शरीर से एक हरा बाल उभर आया। नीला बंदर राजा ने उस एक बाल पर फूंक मारी और एक हरे रंग की चमक में वह सुनहरे हथेली के आकार के एक चिन्ह में बदल गया। उसने उस चिन्ह को उठाया और ऊपर सफेद जटित दरवाजे के सामने लहराया। फिर कोई अस्पष्ट मंत्र बुदबुदाया। टोकन से सुनहरी चिंगारियां नीचे की ओर निकली और हवा में लहराते हुए सुनहरे रनों की पंक्ति दरवाजे में घुस गईं और पूरी तरह से गायब हो गईं। सफेद जटित दरवाजा अंदर से धीरे धीरे खुलते ही एक गुनगुनाहट सी आवाज निकाल रहा था। सुनहरी रोशनी की कुछ किरणें दरवाजे से बाहर निकल रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे आगे एक बड़ा कमरा है। दरवाजा खुलते ही शी म्यू को अंदर से एक तरह का अपनापन सा महसूस हुआ। इससे उसकी छाती तक कांप उठी और उसे खुद को जबरदस्ती दबाना पड़ा ताकि कोई बाहरी भाव न दिखे। ये रहा स्वर्गारोहण का खजाना, दानव जाति की पवित्र भूमि का सबसे बड़ा रहस्य। नीला वानरों का राजा बुदबुदाया और अपने सिर के ऊपर वाले दरवाजे को उत्सुकता से घूरने लगा। ठीक है, चलो मेरे पीछे आओ। जब वे आगे बढ़ने ही वाले थे तभी उन्हें कहीं से जोरदार ताली की आवाज सुनाई दी। काले लोहे का क्रॉस अचानक बीच से फटते ही तीव्र काली रोशनी के आभामंडल में समा गया। जहां क्रॉस हुआ करता था वहां आकाश में एक काला बिंदु था जो कई गज चौड़े एक काले भंवर में बदल गया और उसमें से एक मानव आकृति उभरी। वे तीनों चौंक गए और एक ही झटके में उस आकृति पर 3 अलग अलग हमले किए गए। शी म्यू के पीछे लाल रंग की रोशनियां दिखाई दी। जैसे ही क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट एक बार फिर दहाड़ उठा, उसने अपनी मुठियां भींच लीं, उनमें लाल गड़गड़ाहट की शक्ति भर दी और उन्हें तेज गति से आगे की और झपटता मारा। मुठियों की आवाज तूफान की तरह थी और बंदर ने रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकाली। इस बीच लियू एन के हाथों में स्वर्गीय भूत की किरण रक्त लाल चमक रही थी, जबकि उसकी सतह पर मौजूद सुनहरी खोपड़ी ने अपना मुंह चौड़ा करके रक्त लाल रोशनी की एक किरण निकाली जो रक्त से बने एक विशाल अजगर जैसी लग रही थी। संकेत मिलते ही उसके बगल में खड़े दोनों ज़ॉम्बी आगे की ओर मुक्का मारकर अपनी शक्तिशाली मुठियों से 2 धूसर आघात तरंगे प्रक्षेपित करने लगे। आखिरकार नीला वानरों के राजा ने धरती हिला देने वाली गर्जना की। पुतलियों में आग भड़कते हुए उसने अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया। आकृति के सिर के ऊपर हरे रंग की एक चमक उभरी और फिर पता चला कि यह वही हरे ताड़ के आकार का मृगतृष्णा का हमला है जिसका इस्तेमाल नीला वानरों के राजा ने कुछ समय पहले शी म्यू और लियू आन की परीक्षा लेने के लिए किया था। यहाँ मुख्य अंतर ये था कि यह पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा था, साथ ही ज्यादा मजबूत और तराशा हुआ भी था। हथेली के प्रहार का बल इतना अधिक था कि उसके चारों ओर का स्थान भी हिल गया, क्योंकि उसके चारों ओर 1 दर्जन वायु भंवर उत्पन्न हो गए। नीला वानरों का राजा वास्तव में स्वर्ग श्रेणी का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसे कुछ ही क्षण पहले मुक्त किया गया था। उसके सदियों पुराने घाव अभी भी बरकरार थे, फिर भी उसका एक भी हमला शी म्यू, लियू एन और 2 पृथ्वी श्रेणी के लाशों के सभी 4 हमलों से कहीं अधिक था। 1 स्वर्ग श्रेणी, 2 सर्वोच्च पृथ्वी श्रेणी और 2 पृथ्वी श्रेणी कठपुतलियां, ये 5 दुर्जेय शक्तियों का एक ऐसा सम्मिश्रण था जो इतना शक्तिशाली था कि वह आकाश में भी छेद कर सकता था। फिर भी उस आकृति में जरा भी डर नहीं दिखा, बल्कि उसने एक पागलों जैसी ठहाका लगाया। उसके शरीर से एक पीली चमक निकली और फिर तेजी से फैलते हुए आकृति के चारों ओर की जगह को भर दिया और आखिरकार एक विशाल गुंबदनुमा प्रकाश गोलाकार में बदल गई। पीले गुंबद के भीतर रेत और धूल बर्फानी तूफान की तरह सुनहरी चिंगारियों के साथ नाच रही थी। शी म्यू के समूह के हमलों का जोर पीली रोशनी के इस विशाल गोले पर पड़ा, जिससे उसकी सतह पर गड्ढे पड़ गए और सुनहरी रोशनियां लहरों की तरह लहराती और झिलमिलाती रहीं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके हमले पीली रोशनी में ऐसे समा गए जैसे पानी में नमक डाल दिया गया हो। शी म्यू का चेहरा घबराहट से लाल हो गया था। उस पीली रोशनी में घिरा गुंबदनुमा रेतीला बर्फीला तूफान अभी भी बाढ़ की तरह फैल रहा था और पलक झपकते ही शी म्यू और बाकी लोग उसके विस्तार के रास्ते में आ गए। बस यूं ही उन्होंने सामने से पड़ने वाले पूरे प्रभाव को झेल लिया। बल ने उनके शरीरों को हवा में उछाल दिया और उन्हें सफेद जेड दरवाजे से टकराया। पीली रेत भूमि और आकृति को घेरने के लिए वापस लौटी, फिर पीले ड्रैगन में बदल गई, जो सफेद जेड दरवाजे की ओर उड़ गया। शी म्यू और लियू आन डरे हुए थे।
उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता दुश्मन के दोबारा हमला करने से पहले जल्दी से अपनी स्थिति मजबूत करना था। उनमें से सबसे अधिक साधना आधार वाले के रूप में नीला वानरों के राजा को हरे प्रकाश की एक चमक के साथ अपने शरीर पर नियंत्रण बहाल करने में कोई समस्या नहीं हुई। दूसरी ओर शी म्यू और लियू एन दोनों ही शर्मनाक स्थिति में थे। वे लड़खड़ाते हुए और घिसटते हुए 1 दर्जन कदम चल पाए, तब जाकर वे ठीक से खड़े हो पाए। इस बीच लाशें सीधे जमीन पर गिर गईं और कई फीट तक लुढ़कने के बाद फिर से खड़ी हो सकीं। कोई नहीं जानता था कि क्या ये पीली रेत वाले जादूगर का सटीक इरादा था, लेकिन कोई भी, न तो नीला बंदर राजा, न ही शिम्यू और न ही लियू एन, वास्तव में रेत के बर्फानी तूफान से आहत हुआ था। जैसे ही शिम्यू ने खुद को संभाला, उसने जल्दी से आसपास के वातावरण को देखा, और फिर भी उसके चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव था। सफेद दरवाजे के उस पार एक विशाल कक्ष था, जो शिम्यू के अब तक के सभी हॉल और खुले स्थानों से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये लगभग कुछ 100 गज चौड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कक्ष की दीवारें उसी सामग्री से बनी हैं जिसका इस्तेमाल सफेद जेड जैसे दरवाजे को बनाने में किया गया था, क्योंकि वे फ्लोरोसेंट रोशनी से चमक रही थीं और झिलमिला रही थीं, जिससे पता चलता था कि दीवारें किसी तरह के सुरक्षात्मक जादू से भी भरी हुई थीं। कक्ष की छत भी सफेद थी, जिस पर रात के आकाश का एक बड़ा भित्तिचित्र बना हुआ था। भित्तिचित्र पर तारे लगभग असली लग रहे थे, क्योंकि उनसे एक हल्की सी चमक निकल रही थी, जो मिलकर पूरे कक्ष को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। कक्ष के बीचों बीच एक सोने की परत चढ़ी 3 परतों वाली वेदी थी। सबसे ऊपरी तल से लाल रंग की चमक निकल रही थी। कक्ष का फर्श तरह तरह के खजानों और दुर्लभ अमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। सारा खजाना कम से कम 100 ढेरों में बटा हुआ था, जो कक्ष के आधे हिस्से में फैले हुए थे। लकड़ी के रैकों की एक कतार के ऊपर ढेर सारे तावीज और आत्मा उपकरण रखे हुए थे, और हर एक अपनी आभा बिखेर रहा था। हथियारों की अलमारियों के किनारे अलमारियों की एक कतार थी, और सभी छोटी छोटी औषधियों की शीशियों से भरी हुई थीं। कुछ में तो एक तरह का बड़ा टैंक भी था। वे बहुत कसकर बंद थे, फिर भी उनमें से अनजान औषधियों की गहरी सुस्वादु गंध आ रही थी। यह इस बात का संकेत था कि शायद अंदर किसी तरह की रामबाण औषधि रखी हुई है। शी म्यू का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब तक वह कई खजानों की तिजोरियों में जा चुका था, चाहे वह स्वर्गीय वू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अमर मंडप का गोदाम हो या हिडन विंड वैली में डार्क मून कल्ट के खजाने का कोई हिस्सा, लेकिन कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उसके बगल में खड़ा लियू एन भी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। तभी पीला ड्रैगन सफेद दरवाजे से उड़कर आया और उनके सामने उतरा। पीली रेत की धाराएं तेजी से शांत हो गईं और फिर कई गज लंबे पीले कपड़े में तब्दील हो गईं, जिसके बाद धीरे धीरे उनके सामने पीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई। उस आदमी का रंग बहुत ही गोरा और मुलायम था। दाढ़ी की 3 लंबी लंटें उसकी छाती तक पहुंच रही थीं। अगर उसकी आंखों में गणनात्मक द्वेष की चमक न होती तो वह एक पवित्र संत लगता। शी म्यू उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर दंग रह गया। वह आदमी चुपचाप खड़ा था, फिर भी उसकी आभा उस नीले वानरों के राजा से भी ज्यादा थी। एक दुर्गम पहाड़ जैसा दबाव, जिसके पास खड़े होने पर भी सांस लेना मुश्किल लग रहा था। शी म्यू उलझन में था। ये पीले वस्त्र वाला आदमी स्पष्ट रूप से स्वर्ग श्रेणी का शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह अभी क्यों छिपा हुआ था? अगले ही क्षण उसका उत्तर आ गया। नीला वानरों के राजा की आंखें उस आदमी को देखते ही असहनीय घृणा और द्वेष से भर गईं। दांत पीसते हुए उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, घृणित कमीना, हुआंग लॉन्ग। क्या? शे म्यू और लियू एन दोनों सदमे में चिल्लाए। यदि उनसे पहले यह व्यक्ति हुआंग लॉन्ग था, तो वर्तमान में वहां पद ग्रहण समारोह का आयोजन कौन कर रहा था?